Hi guys, welcome back to Java Project Development. This is our lecture number और वीडियो नंबर 9. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट बातें करेंगे आज. नंबर 1, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेलिस्ट कंपोनेंट के बारे में, जो एक ऐसा चॉइस बेस्ड कंपोनेंट होता है जिसमें आप मल्टीपल आइटम्स चूज करने की फैसिलिटी यूजर को दे पाते हैं. नंबर 2, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप अपनी पहली क्रूड एप्लीकेशन बनाएंगे. अभी तक आप नोटिस कर रहे होंगे हम सिर्फ जीयूआई पे काम कर रहे हैं. अब हम अपने जीयूआई को कनेक्ट करेंगे बैकएंड यानी डेटाबेस से, और ये कनेक्शन एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम सीखेंगे. मतलब मेरा कि एक बिगनर, एक नोविस जब जावा नई पढ़ता है, नया नया जेडीबीसी पढ़ता है, तो कैसे अप्रोच करेगा कि अपनी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करें. जेडीबीसी आता है, जावा आती है, कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट लेवल का कोड वो कैसे लिखेगा. तो मैं कुछ वैसा ही कोड लिखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा इस कोड में क्या कमियां हैं और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से इस कोड को इंप्रूव कर सकते हैं. कुछ डिजाइन पैटर्न नाम के टॉपिक पे भी हम बात करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये और लेक्चर नंबर 10. मेक श्योर ये दोनों वीडियोस आप बहुत अच्छे से देखें ताकि आप आगे अपने मेन प्रोजेक्ट को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बिल्डअप कर पाए. चलिए, तो डिस्कशन उसी असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं. फिर बात करते हैं कॉम्बो की एक और खासियत के बारे में, स्पेशलिटी के बारे में, और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और जीयूआई करते हैं फिनिश. तो पहले आपको जो असाइनमेंट दिया था उसका डिस्कशन. So this will be our next JFrame application. So I'll call it my JFrame 9. And in my JFrame 9, सबसे पहले मैंने लिया एक पैनल के ऊपर ऐड करे दो कॉम्बो बॉक्सेस. एक हमारा सोर्स होगा, एक हमारा टारगेट होगा. This is our source combo box. This is our target combo box. Right? एक हमें बटन चाहिए था जिसके क्लिक पे हम ये एक्शन लेना चाहेंगे. इसका नाम मैं लिख देता हूं JC Sports 1 और इसका नाम मैं लिख देता हूं JC Sports 2. तो हमें स्पोर्ट्स 1 से स्पोर्ट्स 2 में डेटा ऐड करना है, वो डेटा जो यूजर ने करा है सेलेक्ट. द नेक्स्ट थिंग इज आप JC स्पोर्ट्स 1 में मॉडल में जाकर चीजें बिल्कुल ब्लैंक कर दें और यहीं से अपन डेटा कर देते हैं ऐड. फॉर दैट यहां पे मैंने कुछ एंट्रीज करी. ये मान लीजिए कुछ एंट्रीज हैं. ओके एंड क्लोज. राइट, JC स्पोर्ट्स 2 को एम्प्टी कर देते हैं. अब बताइए इवेंट किसका हैंडल होगा. इवेंट हैंडल होगा बटन का. राइट, टाइटल मैंने डाल दिया इस पे ऐड आइटम. फॉन्ट सभी का इंक्रीज कर देता हूं थोड़ी रीडेबिलिटी के लिए. गुड. अब हम इस ऐड आइटम का जनरेट करवाते हैं इवेंट हैंडलर. ये रहा हमारा इवेंट हैंडलर. करना क्या है, करना बस इतना सा है, पहले वाले में से डेटा उठाना है और दूसरे वाले में ऐड कर देना है. अगर इसको सिंपल वे में अपन करें तो पहले वाले में से डेटा पिक करने के लिए आप लिखेंगे स्ट्रिंग str इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ JC sports डॉट 1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम. राइट, ये आपको वो आइटम दे देगा जो यूजर ने पहले कॉम्बो में से सेलेक्ट करा है, और दूसरे कॉम्बो में ऐड करने के लिए आप सिंपली कह देंगे JC sports 2 डॉट ऐड आइटम और पैरामीटर में ये str. बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो आपको दिख रही होगी. अगर मैंने कोई आइटम दूसरी बार सेलेक्ट करा तो वो भी ऐड हो जाएगा, है ना. चैलेंज ये था कि अगर ये आइटम ऑलरेडी कॉम्बो के अंदर प्रेजेंट है तो आपका प्रोग्राम उसे दूसरी बार ऐड ना करे. अब ये चैलेंज कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके सेकंड वाले कॉम्बो में
ये आइटम पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आप आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट कहकर इस इवेंट हैंडलर से बाहर निकल जाएं। वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए आप सेकंड वाले कॉम्बो पे इटरेट करें एक लूप। लूप कितनी बार चलेगा? फटाफट बोलिए। लूप आपका चलेगा उतनी बार जितने सेकंड वाले कॉम्बो में आइटम्स हैं। कितने आइटम्स है कौन बताएगा? ये आपको पता लगेगा जेसी स्पोर्ट्स 2 डॉट गेट आइटम काउंट से। है इसके पास एक मेथड गेट आइटम काउंट जो आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, आई प्लस प्लस। वेरी गुड। इसके अंदर से आइटम निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तो आपने कॉम्बो पे लूप चला दिया। अब कॉम्बो का डेटा कैसे मिलेगा आपको? कॉम्बो का डेटा मिलेगा गेट आइटम एट से। तो अपन एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं आइटम प्रेजेंट इज इक्वल टू जेसी स्पोर्ट्स 2 डॉट गेट आइटम एट, और पैरामीटर के अंदर हम पास कर देते हैं आई। आई हमारा इंडेक्स हो गया। अब आप कंडीशन चेक करें। इफ में क्या आ जाएगा? इफ आइटम प्रेजेंट डॉट इक्वल्स, यहां दे देंगे आप str। अगर ऐसा है तो सीधे एक मैसेज दें आप, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ आप अपना मैसेज पास कर दें। यहाँ लिख दें आप नल, और यहाँ कह दें आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट, आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट, और यहीं से कर जाइए रिटर्न। करेक्ट। और अगर इस इफ के अंदर कभी नहीं गए तो कंट्रोल बाहर आएगा इस इफ के। यस, बाहर आएगा। बाहर आएगा तो ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद एक पॉपअप दे दीजिए जो कहेगा आइटम सक्सेसफुली एडेड। ये हो गया हमारा असाइनमेंट से रिलेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एप्लीकेशन को आपने रन करा, कॉम्बो सामने आया। यहां से मैंने सेलेक्ट करा, मान लीजिए हॉकी, क्लिक करा, हॉकी ऐड हो गया, मुझे मैसेज मिल गया आइटम सक्सेसफुली एडेड। अब मैंने हॉकी को दोबारा सेलेक्ट करके फिर से ऐड आइटम पे क्लिक करा तो मुझे मैसेज मिला आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट, हॉकी एक ही बार ऐड हुआ। देन आई वेंट फॉर बास्केटबॉल, क्लिक करा, बास्केटबॉल ऐड हो गया, चेक करके देखा तो बास्केटबॉल है, दोबारा ऐड करूंगा तो मैसेज मिलेगा आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट। क्लियर है कोड? आगे बढ़े। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। अब मैं चाहता हूं ये जो ऐड आइटम वाला बटन है ये बटन हट जाए। मैं जैसे ही यहां से कोई आइटम सेलेक्ट करूं, मेरे सेलेक्ट करते ही वो आइटम इस वाले कॉम्बो में ऐड हो जाए। दैट इज द चैलेंज टू बी सॉल्व्ड। इज द क्वेश्चन क्लियर? मुझे बटन नहीं चाहिए, राइट इधर से आइटम सेलेक्ट हो और सेलेक्ट होते ही इधर आइटम ऐड हो जाए, राइट ये करना है अपन को। तो अगर ये करना है तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फ्रेम। सो आई एम गोइंग टू कॉल इट माई जे फ्रेम 10। बिल्कुल, फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स का इवेंट हैंडल कर लेंगे। तो अब हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी इवेंट होता कौन सा है। बिल्कुल, जे कॉम्बो बॉक्स में करनी पड़ेगी हमें इवेंट हैंडलिंग। तो सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बो बॉक्स में कौन सा इवेंट फायर होता है जब आप किसी आइटम को, किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। तो ये है आपका फर्स्ट कॉम्बो, ये है आपका सेकंड कॉम्बो। दीज आर द टू कॉम्बो बॉक्सेस। एज यूजुअल सबसे पहले इनकी कॉमन प्रॉपर्टी सेट कर लें, दैट इज द फॉन्ट प्रॉपर्टी। और उसके बाद इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को अपन हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके मॉडल में गए, ये पूरा मैंने डिलीट कर दिया, ये एम्प्टी हो गया। इसके मॉडल में भी गए और पूरा मैंने यहां से भी डिलीट कर दिया, इसे भी कर दिया अपन ने एम्प्टी। दोनों को सेंसिबल नाम दे देते हैं, जेसी स्पोर्ट्स 1 और उसे कर देते हैं जेसी स्पोर्ट्स 2। ठीक है, इस वाले में एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो वो मैं माई जे फ्रेम 9 से ले आता हूं।
आप सुनिए ध्यान से, कॉम्बो में इवेंट कौन सा फायर होता है जब आप कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं? तो गौर कीजिएगा, जब भी कॉम्बो में आप कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, जावा फायर करती है एक्शन परफॉर्म। कौन सा इवेंट फायर करती है बताइए? जावा फायर करती है वही इवेंट जो आप बटन पे सुनते आए हैं। कौन सा? एक्शन परफॉर्म। इस बात को प्रूव करने के लिए अपन कॉम्बो के इवेंट हैंडलर को जनरेट करते हैं और एक्शन परफॉर्म में जाकर सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, system.out.println इवेंट फायर्ड। बस इतना लिखते हैं। एप्लीकेशन को रन कीजिए। जैसे ही रन करके आप यहां से कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे तो नोटिस करिए आपको कंसोल पे लिखा हुआ दिख जाएगा इवेंट फायर्ड। द मोमेंट यू विल सेलेक्ट एनी आइटम, इवेंट विल बी फायर्ड। समझ आ रही है बात? राइट? तो इसका मतलब जो हमें अपना लॉजिक लगाना है वो यही लगाना चाहिए, स्पोर्ट्स 1 के एक्शन परफॉर्म में। करेक्ट? तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? जैसे ही आइटम सेलेक्ट होगा, इधर से आइटम उधर चला जाए तो क्या लिखना पड़ेगा? और मैं ये भी चाहता हूं पहले वाले में से डिलीट भी हो जाए। एक स्टेप और आगे लेते हैं, यहां से वहां शिफ्ट हो जाए और पहले वाले में से डिलीट भी हो जाए। तो सबसे पहला काम आप लिखेंगे स्ट्रिंग str इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ जेसी स्पोर्ट्स 1 जेसी स्पोर्ट्स 1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। ये आपको दे देगा जो आइटम यूजर ने सेलेक्ट करा है। ठीक है? उसके बाद जेसी स्पोर्ट्स 2 डॉट एड आइटम और यहां पास कर देंगे आप str। चेक करने की जरूरत तो नहीं है कि पहले से स्पोर्ट्स 2 में ये है कि नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं है। कारण? कारण जब जेसी स्पोर्ट्स 1 से आइटम आप जेसी स्पोर्ट्स 2 में ऐड करने के बाद स्पोर्ट्स 1 से डिलीट कर देंगे तो दोबारा ऐड करने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। करेक्ट? अब डिलीट कैसे करें? डिलीट कैसे करें? जेसी स्पोर्ट्स 1 से वो आइटम डिलीट कैसे करें जो यूजर ने सेलेक्ट करा है? क्या लिखें कोड? क्या लिख दो? सीधे कह दो रिमूव जेसी स्पोर्ट्स 1 डॉट रिमूव। कौन सा मेथड कॉल करूं? इतने सारे रिमूव में कौन सा कॉल करूं मैं? मुझे कॉल करना होगा रिमूव आइटम एट। क्या पास करूंगा रिमूव आइटम एट को? रिमूव आइटम एट मुझसे मांगेगा इंडेक्स। इंडेक्स कहां है हमारे पास? तो इंडेक्स हमारे पास है नहीं, लेकिन लेना पड़ेगा। तो जावा बता देगी सेलेक्टेड आइटम का इंडेक्स जेसी स्पोर्ट्स 1 में क्या है। यस, जावा बता देगी बाय कॉलिंग द मेथड गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। और जो ये आपको पास करेगा वो आप स्पोर्ट्स 1 के रिमूव आइटम एट को पास कर दें। तो अब ये कोड आपके लिए करेगा दो एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी स्पोर्ट्स पहले वाले से दूसरे वाले में ऐड होगा। दूसरी एक्टिविटी नोटिस करिए पहले वाले में से अब क्रिकेट हट गया है। राइट? इसी तरह से मैंने टेबल टेनिस सेलेक्ट करा तो नोटिस करिए यहां पर आपको टेबल टेनिस दिख जाएगा, इधर से टेबल टेनिस डिलीट। यहां से बास्केटबॉल सेलेक्ट करा, यहां बास्केटबॉल ऐड हो जाएगा, इधर से बास्केटबॉल डिलीट। आ गया ये कोड भी समझ? शाबाश। चलते हैं अपन आगे। अब लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट जीयूआई का, एंड दैट कंपोनेंट इज जेलिस्ट कंपोनेंट। आपने अभी अभी यूज करा है जे कॉम्बो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, and that is the JList component. So this will be our myJFrame 11. सबसे पहले तो ये बताइए, लिस्ट और कॉम्बो में मैंने आपको पहले ही दिन फर्क बताया था, आपको याद है? लिस्ट और कॉम्बो में क्या डिफरेंसेस हैं? एक डिफरेंस तो इनके लुक एंड फील का है। कॉम्बो के अंदर ड्रॉप डाउन आता है, लिस्ट के अंदर स्क्रोलिंग लिस्ट दिखेगी आपको। अदर देन दिस कोई और डिफरेंस भी है? वेरी गुड। लिस्ट में आप यूजर को एक से ज्यादा आइटम सेलेक्ट करने की फैसिलिटी दे सकते हैं, जबकि कॉम्बो में यूजर जब भी सेलेक्ट करेगा एक ही आइटम सेलेक्ट करेगा। ओके? सबसे पहला काम करते हैं पैनल से, पैनल के ऊपर जे लिस्ट ऐड करने का। तो स्विंग कंट्रोल्स में आपको लिस्ट दिखेगी, इस लिस्ट को सेलेक्ट करके आप यहां पे ले आइए। राइट? थोड़ा सा अपन ने इसको स्ट्रेच कर दिया। इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी इसकी भी वैसी है जैसी कॉम्बो की थी। नोटिस करिए इसके पास भी मॉडल है और आप मॉडल के अंदर जो भी आइटम्स ऐड करेंगे वो आइटम लिस्ट के अंदर यूजर को सिलेक्शन के तौर पे दिखेंगे। तो अपन इस बार कलर्स ऐड करते हैं। ओके? तो मैंने यहां पर एक कलर ऐड करा रेड,
आई वॉन्ट जो भी कलर यूजर सेलेक्ट करे वो मेरे पैनल पे अप्लाई हो जाए. देन आई वेंट फॉर ग्रीन, then I went for blue, then I selected black, white, pink, orange, yellow, राइट. ये कुछ कलर्स मैंने अपनी तरफ से सेलेक्ट करे और इनको ऐड करने के बाद ओके करा, इसको कर दिया मैंने क्लोज. तो ये सारे कलर आप नोटिस करिए आपको लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, लिस्ट का नाम भी मैं चेंज कर देता हूं. आई एम गोइंग टू कॉल इट JL कलर्स. ठीक, अब अपन इसको करते हैं रन. जैसे ही अपन इसको रन करेंगे नोटिस करिए आपके सामने लिस्ट आ रही है. और अगर यूजर रेड के बाद ब्लू को सेलेक्ट करता है कंट्रोल की दबाकर, याद रखिएगा कंट्रोल की दबानी पड़ेगी. कंट्रोल की दबाकर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं जिस जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं वो सारे आइटम सेलेक्ट होते जा रहे हैं. यानी लिस्ट बाय डिफॉल्ट आपको मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने देती है. यस, लिस्ट बाय डिफॉल्ट आपको मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने देती है. अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे लिस्ट में सिंगल आइटम ही सेलेक्ट कराना है, जैसे मेरे इस पर्टिकुलर कोड के लिए तो सिंगल आइटम ही सेलेक्ट होना चाहिए ना, एक साथ दो कलर बैकग्राउंड पे कैसे लग जाएंगे, राइट. तो मैं चाहता हूं यूजर यहां से एक बार में एक ही आइटम सेलेक्ट कर पाए, दो कर ही ना पाए. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो लिस्ट पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी दिखेगी जिसका नाम है सिलेक्शन मोड. दिख रही है? इन प्रॉपर्टीज की लिस्ट में एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी आपको जिसका नाम है सिलेक्शन मोड. इस प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू आपको क्या दिख रही है? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही होगी मल्टीपल अंडरस्कोर इंटरवल. मल्टीपल इंटरवल का मतलब है आप मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे तो जिस भी आइटम पे क्लिक करते जाएंगे वो आइटम सेलेक्ट होते जाएंगे. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यूजर को एक ही आइटम सेलेक्ट करने की फैसिलिटी देनी है तो मल्टीपल अंडरस्कोर इंटरवल की जगह यहाँ क्या ऐड कर देंगे आप? यहाँ आप ऐड कर देंगे सिंगल. अगर यहाँ पर आपने सिंगल ऐड करा और फिर इस एप्लीकेशन को आप रन करते हैं तो एज ए यूजर आप नोटिस करेंगे आप सेलेक्ट सिर्फ एक ही आइटम कर पाएंगे. जैसे ही आप दूसरे पे क्लिक करेंगे पहला वाला डी सेलेक्ट हो जाएगा. समझ में आ गया मल्टीपल इंटरवल और सिंगल के बीच का डिफरेंस? और अगर आपने ध्यान दिया तो वहां एक वैल्यू और थी सिलेक्शन मोड के लिए, एक तीसरी वैल्यू भी थी और वो तीसरी वैल्यू का नाम है सिंगल अंडरस्कोर इंटरवल. अगर आपने इसको सेलेक्ट करा तो फिर क्या होने वाला है? तो फिर जब एप्लीकेशन रन होगी और यूजर मान लीजिए ग्रीन पे क्लिक करता है, ग्रीन के साथ साथ शिफ्ट दबाकर पिंक पे क्लिक करता है, शिफ्ट दबाकर याद रखिएगा, तो ऑटोमेटिकली बीच में सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे. समझ आ रहा है? सिंगल अंडरस्कोर इंटरवल में क्या होगा? आपने पहला क्लिक करा, आपने छठवां क्लिक करा तो पहला, छठवां और उसके बीच के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑल द आइटम्स विल बी सेलेक्टेड. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल इंटरवल. लेकिन याद रखिएगा प्रेस क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी. आर यू गेटिंग दैट? तो तीन तरह के सिलेक्शन जे लिस्ट ऑफर करती है. हम फिलहाल इसको वापस सिंगल सिलेक्शन पे ले आते हैं क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के लिए तो जरूरी है कि यूजर एक बार में एक ही कलर का नाम चूज कर पाए. इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये तो आपने कलर्स ऐड कर दी अपनी तरफ से. मल्टीपल सिलेक्शन में भी हो रहा था सर, क्या क्या मल्टीपल सिलेक्शन में हो रहा था? मैं समझा नहीं. हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है. लेकिन अगर आप सिंगल इंटरवल करोगे तो कंट्रोल वाला नहीं हो रहा है ना. तो ये आपको डिसाइड करना है आप यूजर को कैसी फैसिलिटी देना चाहते हैं. चलिए अब आइए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे. जैसा मैंने कहा अधिकतर केसेस में आपको अपनी एप्लीकेशन में डेटा डायनेमिकली अपने कंपोनेंट्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मैं लिस्ट के अंदर ये जो कलर के नाम है इन्हें डायनेमिकली ऐड करूं. rather than adding them at design time, I want to add these color names at run time. मैं इन्हें रन टाइम पे लिस्ट के अंदर ऐड करने में इंटरेस्टेड हूं. तो हम लोग इस काम को कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन प्रॉपर्टीज में जाते हैं, मॉडल में जाकर इन कलर्स को हटा देते हैं. ठीक है, राइट. अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. एंड आई वांट, मैं यहां पर एक बटन दूं क्योंकि कुछ बहुत स्पेशल, कुछ बहुत नया, अनोखा आपको जे लिस्ट के साथ दिखेगा फीचर. बटन को राइट क्लिक करके मैंने यहां कर दिया ऐड कलर्स. ओके, और यहां मैंने एक और बटन दिया, राइट.
और यहां मैंने कर दिया शो सेलेक्टेड, शो सेलेक्टेड। अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, अभी हम सिर्फ सेलेक्टेड कलर दिखाएंगे कि यूजर ने कौन सा कलर सेलेक्ट करा है। तो यहां आ गया शो सेलेक्टेड। ठीक है, ये मेरे पास इमेजिन करिए दो बटन है, थोड़ा सा इसको नीचे स्ट्रेच कर लेते हैं और थोड़ा सा राइट पे ले आते हैं और यहां पर ऐड कर देते हैं एक लेबल। तो ये मेरे पास एक लेबल भी है। इसके अंदर का टेक्स्ट मैंने हटा दिया। इन सबको एज यूजुअल हमने बोल्ड कर दिया। इस लेवल का नाम लिख दिया मैंने LBL रिजल्ट। पता लग जाएगा कौन सा आपने कलर सेलेक्ट करा है। बिल्कुल ड्यूरिंग प्रोजेक्ट ये सब डेटाबेस से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये चाहता हूं इस बटन के क्लिक पे लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड हो जाए। यहां से अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका नाम मैंने दे दिया BTN ऐड कलर्स, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं जे लिस्ट में कुछ बहुत स्पेशल आपको फीचर दिखने वाला है। इसका नाम मैंने कर दिया BTN शो सेलेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज बटन के क्लिक पे लिस्ट के अंदर मुझे डेटा ऐड करना है। तो सबसे पहले हम बटन का इवेंट हैंडलर जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, बटन का इवेंट हैंडलर जनरेट करने के बाद इमेजिन करिए मुझे यहाँ पर रेड कलर अपनी लिस्ट में ऐड करना है। तो कॉम्बो में आइटम ऐड करने के लिए आपके पास कोई मेथड वेथड था जो कॉम्बो में आपको आइटम ऐड करके देता था? हाँ, ऐड आइटम। लेकिन नोटिस करिए जो आपकी लिस्ट है JL कलर्स, जब मैं उस पर डॉट लगा रहा हूं तो कोई ऐड आइटम वगैरह आपको दिख रहा है? कोई भी ऐड आइटम वगैरह आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, राइट। इसका मतलब लिस्ट में डायरेक्टली ना आइटम ऐड होते हैं ना आइटम डिलीट होते हैं। याद रखिएगा। आएंगे अब आपके दिमाग में दो सवाल, क्यों नहीं होते हैं, पहला क्वेश्चन। और इससे इंपॉर्टेंट दूसरा सवाल, हमें अगर करना हो तो कैसे करेंगे? हमें तो करना है ना डायनेमिकली आइटम्स को ऐड, तो फिर हम कैसे करेंगे? जावा तो कह रही है नहीं होते हैं। तो अब आप दोनों के जवाब स्लाइड्स में पढ़िए, फिर मैं आपसे कम्युनिकेशन कंटिन्यू करता हूं। अच्छे से पढ़िए स्लाइड क्या कह रही है जेलिस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको जेलिस्ट के उसके खुद के मेथड्स दिखा देता हूं। ये हैं जेलिस्ट के मेथड्स, जिनको अगर आप गौर से देखें तो आपको इनका बिहेवियर समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जेलिस्ट के पास एक मेथड है गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। ये क्या रिटर्न करता होगा जरा बताइए? ये क्या रिटर्न करता होगा? ये रिटर्न करता होगा सेलेक्टेड आइटम का इंडेक्स। वेरी गुड। लेकिन आप इसे कब यूज करना पसंद करेंगे? आप इसे तब यूज करना पसंद करेंगे जब सिंगल सिलेक्शन हो, राइट। अगर आपने लिस्ट में यूजर को मल्टीपल सिलेक्शंस दिए हुए हैं तो आप चाहेंगे ना यूजर ने जितने आइटम सेलेक्ट करें आपको सबका इंडेक्स मिले। तो फिर जेलिस्ट के पास मेथड है गेट सेलेक्टेड इंडिसेस। ये क्या रिटर्न करेगा? ये उन सभी आइटम्स का इंडेक्स रिटर्न करेगा जो यूजर ने सेलेक्ट करे। इसका मतलब ये इंडेक्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऑफ कोर्स। इसलिए गौर करिए इसकी रिटर्न टाइप एक एरे बना के रखी हुई है जावा ने। तो ये आपको एक एरे रिटर्न करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा यूजर ने कितने आइटम सेलेक्ट करें? अगर ये आपको एरे रिटर्न करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा यूजर ने कितने आइटम सेलेक्ट करें? वेरी गुड, एरे की लेंथ देखकर। जब ये एरे देगा आपको तो उसकी लेंथ से पता लग जाएगा। ठीक। अगर आपको लगता है सर मुझे इंडेक्स नहीं आइटम ही चाहिए जो सिलेक्ट हुआ है, तो आप कॉल करेंगे गेट सेलेक्टेड वैल्यू। कॉम्बो में कौन सा मेथड था? कॉम्बो में मेथड था गेट सेलेक्टेड आइटम, या मेथड है गेट सेलेक्टेड वैल्यू। ये आपको सेलेक्टेड वैल्यू ही रिटर्न कर देगा। तो अगर यूजर ने रेड पे क्लिक करा है तो ये आपको रेड ही देगा। और अगर आपको लगता है मल्टीपल वैल्यूज यूजर ने सेलेक्ट करी हो तो आप कॉल करेंगे गेट सेलेक्टेड वैल्यूज। ये गेट सेलेक्टेड वैल्यूज आपको क्या देगा? ये आपको रिटर्न करेगा सेलेक्टेड आइटम्स का एरे। आ रही है बात समझ? वेरी गुड। ये लास्ट वाला मेथड क्या करेगा? ये लास्ट वाला मेथड ये तय करेगा कि जब एप्लीकेशन रन होगी तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट में कितने आइटम नजर आएंगे और कितनों के बाद स्क्रॉल बार आएगा। तो नॉर्मली ये पर्टिकुलर मेथड के लिए जो वैल्यू होती है वो 8 होती है। जो विजिबल रो काउंट की वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट 8 होती है। तो एक बार में 8 आइटम दिखते हैं। अगर आपको लगता है नहीं 4 ही दिखें
तो आप इस मेथड को कॉल करके आर्गुमेंट में क्या पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं 4। लेकिन इन सारी बातों के अलावा आपने नोटिस करा यहां कोई ऐड रिमूव मेथड नहीं है। ये आपके नोटिस में आया। जेलिस बस हमें गेट के मेथड्स देती है लेकिन ऐड रिमूव करने के मेथड नहीं देती है। तो अब हम 2 सवालों का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। ये है, ध्यान से देखिए आपके सामने पूरी नो थ्योरी, अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए हम जेलिस में आइटम्स क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, जावा में ये जो जेलिस कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है एज कंपेयर टू अदर जीयूआई कंपोनेंट्स। तो जावा में बटन, कॉम्बो, लेबल, टेक्स्ट फील्ड ये सब सिंपल सिंपल कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जावा में जो लिस्ट बॉक्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है। तो जावा नहीं चाहती कि आप एज अ प्रोग्रामर लिस्ट बॉक्स पे अपनी तरफ से कोई एडिशन या आइटम्स को ऐड या डिलीट करें। और अगर आप रेगुलर हैं इस बैच में, आपने कोई लेक्चर प्रोजेक्ट बैच का मिस नहीं करा है, तो ये कहानी, ये सेम स्टेटमेंट आपने किसी और के बारे में भी सुना था। ये मैं आपसे दूसरी बार कह रहा हूं कि जावा कहती है कि आप इस कंपोनेंट में कुछ भी ऐड ना करें, आपको करना है तो आप किसी और पे करें। याद है आपको ये बात? और पहले कब बोली थी मैंने ये बात? मैंने आपसे बोली थी जे फ्रेम को लेकर। याद कीजिए, मैंने कहा था जे फ्रेम को जावा खुद क्रिएट करती है 5 विंडोज को एक के ऊपर एक पाइल अप करके, और आपसे कहती है अगर आपको फ्रेम पे बटन ऐड करना है, कलर बदलना है, तो आप किसका करिए, आप पैनल पे करिए ये सारे काम। बिल्कुल ऐसे लिस्ट बॉक्स के साथ है। और याद रखिएगा ऐसा एक कंपोनेंट और है, और वो कंपोनेंट मैं आपको प्रोजेक्ट में पढ़ाऊंगा, और उस कंपोनेंट का नाम है जे टेबल। दोबारा सुनिएगा मेरी बात, जो स्टोरी मैं आपको जे लिस्ट के लिए सुनाने जा रहा हूं वो एक और कंपोनेंट पे सेम टू सेम एप्लीकेबल है, और उस कंपोनेंट का नाम क्या है? उस कंपोनेंट का नाम है जे टेबल। टेबल समझते हैं ना, जो आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा देखने में हेल्प करेगी। तो जैसे आपको डेटाबेस में टेबुलर फॉर्म में डेटा दिखता है, ऐसे आपको अपने फ्रेम पे अगर टेबुलर फॉर्म में डेटा दिखाना हो तो आप इस काम के लिए जावा में कंपोनेंट यूज करेंगे जे टेबल, और हम जे टेबल कंपोनेंट अपने प्रोजेक्ट में ही यूज करना सीखेंगे। लेकिन जब मैं जे टेबल कंपोनेंट यूज करना आपको सिखाऊंगा तो जे टेबल के पास भी ऐड और रिमूव करने के मेथड्स जावा ने नहीं दिए हैं। तो फिर इनमें कैसे कंपोनेंट्स में डेटा ऐड करा जाएगा? तो जावा कहती है अगर आपको इसमें डेटा ऐड करना है तो आप इनमें ऐड मत करिए, आप किसी और में ऐड करिए, वो डेटा इनमें ऐड करेगा। और लिस्ट के लिए वो कोई और कौन है? तो आपने पढ़ दिया होगा, लिस्ट के लिए वो कोई और है, अ क्लास हुज नेम इज डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल। दैट मीन्स अगर आपको लिस्ट में कोई डेटा ऐड करना है तो आप किस में ऐड करेंगे? जल्दी बोलिए। अगर आपको लिस्ट में कोई डेटा ऐड करना है तो आप वो डेटा ऐड करेंगे डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल में, राइट? तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का क्रिएट करेंगे आप ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनेगा इसका ऑब्जेक्ट? तो जवाब है वेरी सिंपल, वैसे ही बनेगा जैसे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, तो हम लोग अपनी क्लास के क्लास लेवल पे जाते हैं, और क्लास लेवल पे जाकर डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का बना देते हैं एक न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां पर जावा से बोला डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल, कैन आई कॉल इट डीएलएम? नाम डीएलएम चलेगा। यहां लगाया मैंने सेमी कोलन, इसको करा फिक्स इंपोर्ट, राइट? और कंस्ट्रक्टर की बॉडी में आकर मैंने कहा डीएलएम इज इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल। ठीक है, ये मेरा डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल तैयार हो गया। अब आप देखेंगे इस डीएलएम के पास हमें डेटा ऐड करने के, रिमूव करने के, सारे काम करने के मेथड्स मिलेंगे। तो हम एक्शन डीएलएम पे लेंगे और जावा एक्शन किस पे लेगी? जावा एक्शन जे लिस्ट पे लेगी। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात, जावा को कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल बनाया है ये कौन से वाले जे लिस्ट के लिए बनाया है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फ्रेम पे एक से ज्यादा लिस्ट हो? बताइए, हो सकता है ना? सो हाउ जावा विल कम टू नो कि ये वाला डीएलएम आपकी इस वाली लिस्ट के लिए आपने क्रिएट करा है? तो आपको डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल और जे लिस्ट को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। पढ़िए जरा ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, पढ़िए ध्यान से और बताइए ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। वेरी गुड, हम एक मेथड कॉल करते हैं। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है सेट मॉडल। किसका मेथड है ये मेथड है जे लिस्ट का। और ये पैरामीटर में आपसे क्या लेता है? ये पैरामीटर में आपसे लेता है डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मुझे अपने कंस्ट्रक्टर में आकर जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है, कितनी बार मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है? बार बार? एक बार? एक बार।
तो मैं लिखूंगा JL कलर्स डॉट सेट मॉडल और पैरामीटर में हम पास कर देंगे DLM। बस इतना लिखने के बाद अब आप JList को भूल जाइए। अब आप किसको याद रखिए? अब आप याद रखिए DLM को। तो ये जो आपने बटन बनाया है जिसमें आप चाहते हैं कलर्स के नाम आप ऐड कर पाए, इस बटन में आप डेटा ऐड करेंगे DLM के अंदर और अपने आप वो आपको नजर आ जाएगा लिस्ट की बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग्स का एरे बना लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट कलर्स इज इक्वल टू, और यहीं पे यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कलर्स को इंस्टेंशिएट भी कर लेते हैं बाय राइटिंग कलर्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेस डबल कोट्स और यहां पर कलर के नाम दे देते हैं। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज, चलिए इतने ही लेते हैं। ये कुछ कलर्स मैंने एरे के अंदर अपने सेट कर दिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस कलर्स वाले एरे पे इटरेट करूं और डेटा लिस्ट के अंदर पहुंच जाए। तो ये करने के लिए जो आपका इवेंट हैंडलर है बटन का एक्शन परफॉर्म, इस पे आप चलाइए अपना रेगुलर फॉर लूप या एनहांस फॉर चला देते हैं बाय राइटिंग स्ट्रिंग कलर कोलन कलर्स। ये फॉर समझ में आया आपको? स्ट्रिंग कलर कोलन कलर्स, राइट? कलर के अंदर एक एक कलर आ जाएगा कलर्स वाले एरे से। और अब आप लिखिए DLM डॉट, नोटिस करिए इसमें आपको एक मेथड मिलेगा ऐड एलिमेंट, पैरामीटर में पास कर दीजिए अपने कलर का नाम। जैसे ही आप लिखेंगे DLM डॉट ऐड एलिमेंट कलर, रन कीजिए, बटन क्लिक कीजिए, आप डेटा ऐड करेंगे DLM में और नोटिस करिए वो डेटा आपको दिख जाएगा इनसाइड योर लिस्ट। लिस्ट में डेटा ऐड करना आया। ओके, इसी तरह से इमेजिन करिए मुझे किसी कलर को हटाना है ना? तो ये तो शो सेलेक्टेड है, यहाँ एक रिमूव का बटन भी अपन दे देते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट कि यूजर अगर इस बटन पे क्लिक करे तो जेल इसमें से डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा अपन स्ट्रेच कर लिया, टाइटल डाल दिया मैंने रिमूव कलर। ओके, और चेंज वेरिएबल नेम में इसका नाम मैंने रख दिया BTN रिमूव। फॉन्ट इसकी भी कर दी अपन ने बोल्ड। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए तीनों बटन। इस बटन के इवेंट हैंडलर में जाइए और क्या जनरेट कर दीजिए, ये रहा इसका इवेंट हैंडलर। यहां आकर अब आप अपना एक स्टेटमेंट लिखेंगे DLM डॉट और पास करेंगे आप इसको रिमूव एलिमेंट एट, और यहां पास कर दीजिए आप इंडेक्स। इंडेक्स आपको कौन देगा? इंडेक्स आपको जेलिस्ट देगी। जो भी यूजर ने आइटम सेलेक्ट करा हुआ है उसका इंडेक्स आपको दे देगी जेलिस्ट। तो यहां बोलेंगे आप JL कलर्स डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। लेकिन याद रखिएगा अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो इंडेक्स में क्या आएगा? अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो इंडेक्स में आएगा -1, और अगर -1 रिमूव एलिमेंट ऐड को पास हो गया तो एक्सेप्शन आ जाएगी। यस, अगर -1 पास हो गया तो आ जाएगी एक्सेप्शन। तो लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा था आपने, वो लॉजिक यहाँ लगा दीजिए, ट्राई एंड फॉलोड बाय द करस्पॉन्डिंग कैच, राइट? यहाँ एक्सेप्शन कैच कर लीजिए और यूजर को मैसेज दे दीजिए J ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और शो मैसेज डायलॉग में आप यूजर को कह दीजिए नल, ये आप पास करेंगे द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट के तौर पे कह दीजिए प्लीज सेलेक्ट अ कलर फर्स्ट। ठीक है, ये हुआ। और यहां पर आप कह सकते हैं J ऑप्शन पेन डॉट
शो मैसेज डायलॉग null कॉमा आइटम रिमूव। ठीक, रन करिए। द मोमेंट यू विल रन द कोड और अब आप क्लिक करेंगे ऐड कलर्स पे तो कलर ऐड होंगे। अभी मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा है और रिमूव कलर पे क्लिक करा तो मुझे मैसेज मिलेगा प्लीज सेलेक्ट अ कलर फर्स्ट। मैंने सेलेक्ट करा ब्लू, रिमूव पे क्लिक करा तो आप नोटिस करेंगे लिस्ट में से ब्लू डिलीट हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया कोड? ठीक है, अब ये जो बीच में बटन दिख रहा है जो सेलेक्टेड कलर की वैल्यू दिखाएगा वो तो आप इजीली कोड कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता लग गया लिस्ट के पास सेलेक्टेड आइटम दिखाने का मेथड तो है ही। ओके, तो यहां पर क्या स्टेटमेंट लिख देंगे आप? जल्दी जल्दी बोलिए, यहां पर क्या स्टेटमेंट लिख देंगे? यहां भी लगा दीजिए एक ट्राई। क्या लिख दीजिए ट्राई के अंदर? स्ट्रिंग str इक्वल टू jl colors डॉट गेट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। राइट, अगर कुछ सेलेक्ट नहीं होगा तो ये क्या देगा? अगर कुछ सेलेक्ट नहीं होगा तो ये आपको नल देगा। अगर ये नल देगा और उस पर आप टू स्ट्रिंग कॉल करेंगे तो आएगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। उससे बचने के लिए ये वाला कैच ले सकते हैं सेम, जो यूजर को बोले कि पहले कोई कलर सेलेक्ट कीजिए। ठीक, और उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है तो फिर आपके पास JL रिजल्ट है। JL रिजल्ट के अंदर टेक्स्ट को सेट कीजिए, क्या नाम है लेबल का? LBL रिजल्ट, सॉरी। सो LBL रिजल्ट और इसमें लिख दीजिए डॉट सेट टेक्स्ट और यहां लिख दीजिए मैसेज यू सेलेक्टेड कोलन प्लस str। ये हो गया सेलेक्टेड कलर दिखाने का लॉजिक। तो फिलहाल लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने क्लिक करा तो कोड कहेगा प्लीज सेलेक्ट अ कलर फर्स्ट। मैंने कलर ऐड करे लेकिन सेलेक्ट नहीं करा, फिर भी कोड कहेगा प्लीज सेलेक्ट अ कलर फर्स्ट। अब मैंने सेलेक्ट करा मान लीजिए ग्रीन, शो सेलेक्टेड, तो कोड कहेगा यू सेलेक्टेड ग्रीन। ऑरेंज, शो सेलेक्टेड, यू सेलेक्टेड ऑरेंज। और ऑरेंज के सेलेक्ट रहते में मैंने रिमूव कर दिया तो ऑरेंज लिस्ट में से रिमूव भी हो जाएगा। समझ आ गया? शाबाश। अब आपका असाइनमेंट दे रहा हूं आपको। अब आपको करना है इसका नेक्स्ट पार्ट इंप्लीमेंट, और वो ये है कि मैं जिस कलर को यहां से सेलेक्ट करूं वो कलर हमें अपने पैनल पे करना है अप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको टास्क दे रहा हूं मैं, क्या टास्क दे रहा हूं गौर से सुनिएगा। आपका टास्क है जो भी कलर यूजर सेलेक्ट करे वो कलर मुझे पैनल पे अप्लाई करना है। लेकिन एक शर्त है मेरी, शर्त यह है आपके प्रोग्राम में किसी तरह का इफ स्विच टर्नरी कुछ यूज नहीं होना चाहिए। हो जाएगा? प्रोग्राम में ना कोई इफ चाहिए, ना कोई स्विच चाहिए, ना कोई टर्नरी चाहिए, ना कोई लूप लगा होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं इसी फ्रेम पे हम एक बटन और दे दें। ठीक है, ये पूरा फ्रेम तो आपके पास है ही, एक बटन मुझे इस फ्रेम पे और चाहिए, वो आप ऐड कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा वो बटन। इस बटन के ऊपर मैंने टाइटल डाला है अप्लाई कलर। राइट, जैसे ही मैं इस बटन पे अप्लाई कलर पे क्लिक करूं, आई वांट जो कलर यूजर ने चूज करा है वो कलर हो जाना चाहिए पैनल पे अप्लाई। हो जाएगा? करिएगा, इससे आपको जावा के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की याद आएगी, उस टॉपिक को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। आप सबने वो टॉपिक पढ़ा है, नाउ आई वांट टू सी किसका सबसे पहले दिमाग चलता है और कौन उस टॉपिक को इस कोड के अंदर अप्लाई करता है। इसलिए मैंने जानबूझ के रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपको कोई इफ स्विच कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि इस कोड को करने का एक आसान सा तरीका जो दिमाग में आता है वो ये आता है ना कि हम यूजर का सेलेक्टेड कलर वेरिएबल में ले लेंगे, फिर एक इफ लगाकर चेक कर लेंगे, वेरिएबल की वैल्यू ग्रीन है तो हम ग्रीन कलर लगा देंगे, रेड है तो रेड लगा देंगे। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, तो मैं लिख के दिखा दूं कौन सा कोड नहीं लिखना है। समझ पा रहे हैं क्या नहीं करना है? देख लीजिए क्या नहीं करना है ना? ये नहीं करना है, देखें कि आपने यहां बोला स्ट्रिंग str या स्ट्रिंग कलर इज इक्वल टू, फिर आपने बोला स्ट्रिंग ऑफ JL colors डॉट गेट सेलेक्टेड वैल्यू। ये आपके पास कलर आ गया। अब आपको याद होगा जावा में स्ट्रिंग पे स्विच लग जाता है। हाँ लग जाता है जावा में स्ट्रिंग पे स्विच। तो यहां बोल दिया आपने स्विच कलर, फिर यहां आपने बोल दिया केस डबल कोट्स में रेड,
कोलन, तो यहाँ आपने बोल दिया जे पैनल 1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड, है ना। यहाँ लिख दिया आपने कलर डॉट रेड, तो ये रेड कलर अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ लगा दिया आपने एक ब्रेक, हो जाएगा ना रेड कलर अप्लाई। और फिर ऐसे ही आप अपने कोड के अंदर बाकी चीजें कर सकते हैं, यस और नो। बट मुझे ये तरीका नहीं चाहिए। सोचिए अगर मेरे पास 50 कलर हुए तो आप 50 केस बनाएंगे, ये लेंदी नहीं हो जाएगा? सोचो, अगर मैं 50 कलर्स डालता हूं अपनी लिस्ट में, तो आप 50 केसेस बनाएंगे क्या यहाँ पर? दिस इज थर्ड क्लास, राइट? सो आई डोंट वांट यू टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ स्विच, एनी काइंड ऑफ इफ, एनी काइंड ऑफ टर्नरी, कुछ नहीं लगाना। सोचिए अदर देन दिस कलर कैसे अप्लाई हो सकता है। हो जाएगा, राइट? जेलिस्ट कौन सा इवेंट जनरेट करता है? जेलिस्ट इवेंट जनरेट करता है वैल्यू चेंज्ड। अगर आपको लगता है जेलिस्ट पे सेलेक्ट करते ही आपको कोई एक्शन करना है, तो जेलिस्ट जनरेट करता है वैल्यू चेंज। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, गौर से देखिए। जेलिस्ट के इवेंट्स में जाइए, आपको यहां पर एक इवेंट नजर आएगा जिस इवेंट का नाम होगा वैल्यू चेंज्ड। सो जेलिस्ट हैज एन इवेंट कॉल्ड वैल्यू चेंज, दिख रहा है? इस पे क्लिक कीजिए, ये जनरेट कर देगा इवेंट। अब ये इवेंट कब फायर होता है? ये इवेंट तब फायर होता है जब यूजर लिस्ट में किसी आइटम को क्लिक करता है। तो अगर मैं यहां पर एक एस आउट डाल दूं, सो विल आई गेट दिस इवेंट एग्जीक्यूटेड? डेफिनेटली। अगर मैं यहां पर एक एस आउट डाल दूं, सो आई विल गेट दिस इवेंट एग्जीक्यूटेड। रन कीजिए, लिस्ट के अंदर आइटम्स लेकर आइए पहले। तो मैंने क्लिक करा ऐड कलर्स, क्लिक करिए ब्लू पे, तो आप नोटिस करिए आपको दिखेगा 2 बार क्यों फायर हुआ, वो भी समझ में आ रहा है। 2 बार क्यों फायर हो रहा है, समझ में आ रहा है? 2 बार इसलिए फायर हो रहा है क्योंकि जब आप जेलिस्ट में किसी आइटम पे क्लिक करते हैं, तो जो सेलेक्ट होता है एक बार ये एलिमेंट मेथड, उसके लिए फायर हो रहा है, और एक डी सेलेक्ट भी होता है। दिमाग लगाइए, नहीं आ रही बात समझ? देखिए ध्यान से, कोड मैंने रन करा, यहां पर मैंने आइटम्स लिस्ट के अंदर ऐड करवाए, ठीक है। अब इमेजिन करिए मैंने क्लिक करा पिंक। अब मैं पिंक के बाद जब ब्लू पे क्लिक करूंगा, तो ब्लू का सेलेक्ट होना और पिंक का डी सेलेक्ट होना, दो होंगे कि नहीं होंगे? बताइए, दो एक्शंस हो रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही मैं व्हाइट को सेलेक्ट करता हूं, तो व्हाइट का सेलेक्ट होना और ब्लू का डी सेलेक्ट होना, दो एक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए आपका ये जो इवेंट है, ये कितनी बार फायर हो रहा है? जल्दी बोलिए। ये इवेंट इसलिए फायर हो रहा है 2 बार। जावा इसे एग्जीक्यूट करवा रही है 2 टाइम्स, राइट। और अगर हम चाहते हैं ये एक ही बार चले तो क्या करें? तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जे लिस्ट के अंदर आइटम सेलेक्ट हुआ है कि आइटम डी सेलेक्ट हुआ है, राइट। और उसके हिसाब से आप अपनी इफ कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में ये जो मेथड है, इस पे आप एक इफ लगा के रोक सकते हैं कि ये मेथड जावा की तरफ से एग्जीक्यूट करा जाए सिर्फ एक बार। सेकेंड ऑप्शन ये है, आप एक बूलियन वेरिएबल ले सकते हैं, उसको ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, बस उसके बेस पर आप इसका सिलेक्शन या एग्जीक्यूशन एक बार करवा सकते हैं, अगली बार नहीं होगा, है ना। तो आपके पास बहुत सारे रेलेवेंट तरीके हैं, बट बाय डिफॉल्ट जावा इसे कॉल करेगी 2 बार, एक आइटम के सेलेक्ट होने पर और दूसरा किसी आइटम के डी सेलेक्ट होने पर। क्योंकि वैल्यू 2 बार चेंज हुई ना लिस्ट में, वैल्यू चेंज होने का मतलब लिस्ट में कुछ हुआ हो। तो जब भी आप कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं तो लिस्ट में 2 काम होंगे, एक आइटम का डी सेलेक्ट होना और एक आइटम का सेलेक्ट होना। फर्स्ट सिलेक्शन पे कौन सा एलिमेंट डी सेलेक्ट हो रहा है? फर्स्ट सिलेक्शन पे याद कीजिए -1 होता है ना, गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, वो -1 से चेंज हो रहा है ना, यस और नो? तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है ना, तो नल डी सेलेक्ट हो रहा है और आप एक आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जावा की नजरों में 2 बार फायर होना चाहिए, करेक्ट। बढ़ू आगे, राइट। चलिए, तो ये हुआ हमारा जीयूआई फिनिश। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के एक कदम और क्लोज, और अब हम डेवलप करते हैं एक एप्लीकेशन जिसमें जीयूआई और जेडीबीसी, इन दोनों को हम करते हैं क्लब। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल मैं बना रहा हूं, और इस एप्लीकेशन में मैं बिल्कुल वैसे बना रहा हूं जैसे एक स्टूडेंट किसी भी कोड को अटेम्प्ट करने की या अप्लाई करने की कोशिश करता है। आपने प्रोजेक्ट बैच का ओरिएंटेशन लेक्चर अगर अटेंड करा था, तो मैंने आपसे कहा था कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं बनाएंगे, बल्कि हम प्रोजेक्ट बनाने के क्या सीखेंगे? प्रोजेक्ट बनाने के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बातें बताऊं, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बातें बताऊं, हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि आपके जैसा बिगनर जिसने जावा में कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, वो अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो वो अप्रोच क्या लेता है।
उस अप्रोच में क्या ड्रॉबैक है और कैसे उस ड्रॉबैक को अपन इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस से दूर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं एक मिनी प्रोजेक्ट, एक मिनी एप्लीकेशन। याद रखिएगा, कहने को ये मिनी एप्लीकेशन है, लेकिन ये आपके मेन प्रोजेक्ट का बेस तैयार करेगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे टास्क होंगे जो आपको मेन प्रोजेक्ट में भी करने होंगे, तो हम सीधे यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे कोड। सुनाई दे रहा है मेरी बात? समझ आ रही है? तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। ये उतना ही सीरियस है जितना सीरियस आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट है। ओके, हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं एक छोटी सी एप्लीकेशन जिसमें हम यूजर से एम्प्लॉय की डिटेल्स अपने फ्रेम पे इनपुट कराएंगे। जो भी डेटा यूजर फ्रेम के अंदर इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर टाइप करेगा, वो डेटा टाइप करने के बाद वो एक बटन पे क्लिक करेगा। ये है हमारे पास वो बटन। जैसे ही वो इस बटन पे क्लिक करेगा, ये डेटा कहां जाकर ऐड हो जाना चाहिए? ये डेटा जाकर ऐड होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। ओके, यहां मैंने लिया है एम्प्लॉय नंबर। इमेजिन करिए, फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी कर देता हूं। सो इमेजिन करिए, यहां मेरे पास है एम्प्लॉय नंबर। एवरीवन प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन। ठीक है, ये मैं आपको यूआई का एक रफ आइडिया दे रहा हूं। यहां मैं यूजर से मांग रहा हूं एम्प्लॉय का नाम। ठीक, और यहां मैं यूजर से मांग रहा हूं एम्प्लॉय की सैलरी। ये तीन चीजें यूजर मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस में इनपुट करके देगा। ठीक, देन हमारे पास ये एक बटन है जिसका टाइटल है ऐड, और ये एक बटन है जिसका टाइटल है शो। समझ आ रहा है आपको किस पे क्या होगा? समझ आ रहा है आपको कौन से बटन पे क्या होने वाला है? ऐड पे डेटा चला जाएगा डेटाबेस के अंदर ऐड होने के लिए, और शो पे जब हम क्लिक करेंगे तो डेटा फ्रेम पे हमें दिख जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर इतना सारा डेटा हम दिखाएंगे कैसे, तो गौर करिएगा, हम इतना सारा डेटा वैसे तो सही मायनों में इसको दिखाने के लिए हमें यूज करनी चाहिए जे टेबल। सही है ना? कंपनी में तो बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे ना, तो सबका डेटा कैसे दिखेगा? तो सबका डेटा दिखाने के लिए वैसे तो हमें यूज करनी चाहिए जे टेबल, बट मैं आपको जे टेबल यूज करना सिखाऊंगा प्रोजेक्ट में। तो अभी क्या यूज करेंगे हम लोग? अभी हम लोग यूज करेंगे जे टेक्स्ट एरिया। राइट, तो क्या हम जे टेक्स्ट फील्ड यूज नहीं कर सकते? तो जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड एक बार में एक रो दिखाती है, और आपके पास मल्टीपल आइटम्स होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए। आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज का नाम, नंबर, सैलरी, नाम, नंबर, सैलरी, नाम, नंबर, सैलरी, तो आप चाहेंगे ना आपको सबका डेटा दिखे। और ये दिखाने के लिए हम यूज करेंगे जावा में एक और कंपोनेंट जिसका नाम है जे टेक्स्ट एरिया। समझ में आ गया आपको? यूआई, यूआई समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड। और ये प्रोजेक्ट कौन बना रहा है ये भी समझ में आ गया? कौन बना रहा है ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट आपके जैसा एक बिगनर बना रहा है, जिसने अभी अभी टेक्नोलॉजी सीखी है, अभी अभी उसने जावा पढ़ी है, अभी अभी उसने डेटाबेस को गेन करा है, ये दो चीजें सीखी हैं, और बस अब वो उनको अप्लाई करना चाह रहा है अपने इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर। स्टार्ट करें? ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा, बैकएंड तैयार कर लें। करना पड़ेगा, डेटाबेस तो बना लें पहले, तब तो डेटा दिखेगा। तो बैकएंड में मैं एसक्यूएल में गया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें बनाना पड़ेगा हमारा यूजर, बनाना पड़ेगा। यूजर बनाने के लिए सिस्टम यूजर में जाते हैं, और सिस्टम यूजर में अपन करते हैं लॉगिन। सिस्टम और पासवर्ड। राइट, याद रखिएगा, ओरेकल की एक खास बात है, ओरेकल पासवर्ड टाइप होते हुए स्टार भी नहीं दिखाती है। देखा आपने? तो बहुत सारे लोग तो यही सोचकर परेशान होते हैं पासवर्ड टाइप ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि पासवर्ड टाइप नहीं हो रहा, पासवर्ड टाइप हो रहा है, बस आपको पासवर्ड दिखता नहीं है। ये ओरेकल की नेचर है। दूसरी बात, ओरेकल का पासवर्ड केस सेंसिटिव है। तो जवाब है हाँ, ओरेकल 10G के बाद से ओरेकल ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड केस सेंसिटिव कर लिया है। ठीक है, अब हमारा पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा सिस्टम यूजर में जाकर एक नया यूजर बनाना। नया यूजर कैसे बनाते हैं? नया यूजर बनाते हैं बाय टाइपिंग द कमांड कॉल्ड एज क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर के बाद क्या देते हैं? क्रिएट यूजर के बाद देते हैं यूजर का नाम। यूजर का नाम माय प्रोजेक्ट चलेगा जी, यूजर का नाम माय प्रोजेक्ट चलेगा। और यहां मैंने कहा आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड बाय, और यहां मैंने दे दिया नाम जावा। क्या हो गया ये माय प्रोजेक्ट? ये माय प्रोजेक्ट एक यूजर बन गया, और जावा उस यूजर का बन गया पासवर्ड। ओके, क्या अब हम इस यूजर को यूज कर सकते हैं टेबल्स बनाने के लिए? तो जवाब है नहीं, नहीं कर सकते हैं। अभी ये जो यूजर बना है, ये ओरेकल की नजरों में एक डेड यूजर है।
जब तक इस यूजर को आप प्रिविलेजेस नहीं देंगे, पावर्स नहीं देंगे, हिंदी में बोलूं तो शक्तियां नहीं देंगे, ऑल्टरनेट इंग्लिश में बोलूं राइट्स नहीं देंगे, तब तक आप इस यूजर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो कैसे देते हैं किसी भी यूजर को पावर्स या प्रिविलेजेस? तो उसके लिए कमांड होता है जिसका नाम होता है ग्रांट कमांड। ग्रांट में हम दो चीजें लिखते हैं, एक होता है रिसोर्स, एक होता है कनेक्ट टू, और उसके बाद यूजर का नाम। अगर आपने ओरेकल को सीरियसली पढ़ा है तो आपको पता होगा ये दोनों क्या हैं। ये दोनों ओरेकल की भाषा में कहलाते हैं रोल्स, राइट? दे आर कॉल्ड एज रोल्स। रोल्स क्या होते हैं? रोल्स होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस। अच्छा, प्रिविलेजेस क्या होती हैं? प्रिविलेजेस मतलब यूजर के अंदर कमांड्स एग्जीक्यूट करने के राइट्स। यूजर के अंदर कमांड्स एग्जीक्यूट करने के राइट। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये रिसोर्स से क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे इस रिसोर्स के पास सारे डीएमएल और डीडीएल और डीडीएल कमांड्स की प्रिविलेज है। तो जितने एसक्यूएल कमांड है सब यहीं से आ रहे हैं। यस, इस रिसोर्स के कारण आप सारे एसक्यूएल कमांड्स एग्जीक्यूट करा पाओगे। और ये कनेक्ट क्या है? ये कनेक्ट आपको ये पावर दे रहा है कि आप इस यूजर में क्या कर पाओगे, आप इस यूजर में लॉग इन कर पाओगे, आप इस यूजर से लॉग आउट कर पाओगे। ऑफ कोर्स यही दोनों काम तो करने भी है ना आपको। यूजर में लॉग इन करना है और एसक्यूएल कमांड्स चलाने हैं, यही करना है ना। तो यूजर में लॉग इन आपको कनेक्ट करवा देगा, और एसक्यूएल कमांड्स रन कर पाए ये पावर आपको कौन दे देगा? ये पावर आपको रिसोर्स दे देगा। तो ये रिसोर्स और कनेक्ट ओरेकल के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। यस, ये ओरेकल के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, और ये रूल्स ओरेकल हमें देती है और बोलती है आप हर यूजर को ये रोल अलॉट कर दीजिए ताकि आप उस यूजर में एटलीस्ट लॉग इन कर पाए और बेसिक एसक्यूएल चला पाए। तो क्या अब हम माई प्रोजेक्ट में लॉग इन कर सकते हैं? यस, अब हम माई प्रोजेक्ट में लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कनेक्ट माई प्रोजेक्ट। गुड। फिर यहां पर आप देंगे पासवर्ड। गौर करिएगा पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया है लेकिन दिख नहीं रहा है। एंटर स्ट्राइक करिए, आप इस समय होंगे माई प्रोजेक्ट में। ओके, कैसे पता कि आप इस समय माई प्रोजेक्ट में? कैसे पता कि आप इस समय माई प्रोजेक्ट में? तो ओरेकल के पास एक कमांड होता है शो यूजर। चलाइए। जैसे ही आप कहेंगे शो यूजर, ओरेकल आपको बताएगी कि आपका करंट यूजर माई प्रोजेक्ट है। ओके, माई प्रोजेक्ट में इस समय कितनी टेबल है? माई प्रोजेक्ट में इस समय कितनी टेबल है? तो जवाब है एक भी टेबल नहीं है। कैसे मालूम चलेगा इसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं? तो ओरेकल का बहुत ही हैंडी कमांड है, याद रखिएगा। कमांड का नाम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, राइट? अगर ये माई एसक्यूएल होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते? अगर ये माई एसक्यूएल होता तो आप यहाँ लिखते शो टेबल्स। माई एसक्यूएल में कमांड होता है शो टेबल्स, लेकिन यहाँ पर शो टेबल नहीं चलता। यहाँ पर कमांड चलता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। जैसे ही एंटर करेंगे क्या आएगा? जैसे ही एंटर करेंगे आएगा नो रोज सेलेक्टेड। क्यों आ रहा है नो रोज सेलेक्टेड? क्योंकि आपने कोई टेबल बनाई नहीं है। अगर टेबल ही नहीं है तो फिर आपको डेटा कैसे दिखेगा? वेरी गुड। अब टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं टेबल? टेबल बनाते हैं बाय राइटिंग द कमांड क्रिएट टेबल। तो हमको ये कमांड यूज करने की प्रिविलेज है। क्रिएट टेबल कमांड एग्जीक्यूट करने की प्रिविलेज है माय प्रोजेक्ट यूजर को। हाँ है, वो जो ऊपर आपने रिसोर्स दिया था वो यही प्रिविलेज लेकर आया है कि आप टेबल क्रिएट कर पाए। ओके, अब मैंने टेबल का नाम अपनी तरफ से दिया ईएमपी, या मैंने टेबल का नाम दिया मान लीजिए एम्प्लॉइज, ये दे देते हैं। सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज। अंदर इसके मैंने रखे कुछ कॉलम्स। पहला कॉलम रखा मैंने ईएमपीएनओ नंबर 3। दूसरा कॉलम मैंने रखा ई नेम वैरकैट 220। तीसरा कॉलम मैंने रखा सैल नंबर 6, राइट? ये हमने 3 कॉलम्स इसके अंदर ऐड करे, टेबल बन गई। यस, अब अगर मैं बोलूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब तो टेबल का नाम आएगा। यस, अब अगर आप बोलेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब तो बताया जाएगा आपने एक एम्प्लॉइज नाम की टेबल बना ली है। अच्छा, कैसे देखेंगे इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, उनके क्या नाम है, क्या स्ट्रक्चर है? तो आई होप आपने एसक्यूएल पढ़ी है, तो आपने डिस्क्राइब कमांड के बारे में सुना होगा। आप इस कमांड को करेंगे यूज, ये आपको टेबल का पूरा स्ट्रक्चर डिस्प्ले करके दे देगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको? चलिए, तो हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। अब हम कुछ डमी डेटा इस टेबल के अंदर डाल देते हैं ताकि हम जावा से उसको एक्सेस कर पाए। तो मैंने यहां पर कहा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज 101 अमित 50,000 वैल्यूज, सॉरी, देन 102 दीपक 45,000,
103 रवि 45 की जगह 35,000। एक और रिकॉर्ड 104 अनिल एंड 55,000। ठीक है, अब ये डेटा हमें यहां दिखेगा, जल्दी जल्दी बोलिए। ये डेटा अगर मैं यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करूं तो दिखेगा, जो मैंने अभी अभी ऐड करा है? यस, बिल्कुल दिखेगा। लेकिन ये डेटा जावा को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपने कमिट नहीं करा है। तो जब भी आप ओरेकल में अपनी तरफ से कोई रिकॉर्ड ऐड करें, याद से उसे कमिट करें, नहीं तो जावा को वो रिकॉर्ड नहीं नजर आएगा। ठीक है, अब ओरेकल का काम खत्म। यस, अब आपका यहाँ इस विंडो का, ओरेकल के कंसोल विंडो का काम खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन का जीयूआई। फटाफट जीयूआई डिजाइन कर लेते हैं। तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इस नए प्रोजेक्ट का नाम मैं दे रहा हूं माई EMP MGMT ऐप 1। माई EMP MGMT ऐप 1। ठीक है, क्रिएट मेन क्लास को मैंने अनचेक कर दिया, फिनिश। ठीक है, देन आई हैव सोर्स पैकेजेस। इसके अंदर मैंने एक पैकेज बनाया। याद रखिएगा मैं कौन हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, ज्यादा कुछ मुझे इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है। तो मैंने एक पैकेज बना दिया सचिन के नाम से। ठीक है, फिनिश कर दिया। अब इस सचिन पैकेज के अंदर आकर मैंने अपना फ्रेम डिजाइन करा। ठीक है, सो आई कॉल इट माई EMP फ्रेम। ये मैंने नाम दिया, फिनिश करा। मेरे सामने फ्रेम आ गया। थोड़ा सा फ्रेम को मैंने स्ट्रेच कर लिया। इस फ्रेम के ऊपर चढ़ा दिया एक पैनल। सो ये पैनल ऐड हो गया, पैनल को स्ट्रेच करा। उसके बाद एक लेबल लेकर आया मैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एप्लीकेशन को। लेबल पे टाइटल मैंने डाल दिया EMP मैनेजमेंट ऐप। ये मेरी ऐप हो गई। इस लेवल की साइज वगैरह थोड़ी सी मैंने इंक्रीज कर दी। थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, सो 18 एंड बोल्ड। ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। ये टाइटल करने के बाद अब उसके बाद मैंने बाकी का पार्ट डिजाइन करा। तो ये मेरा पहला लेबल, लेबल के सामने पहली टेक्स्ट फील्ड, देन दूसरा लेबल, लेबल के सामने दूसरी टेक्स्ट फील्ड, एंड देन थर्ड लेबल, क्योंकि मेरे टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों लेबल डिजाइन, और साथ में उनकी एक एक करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट फील्ड डिजाइन। अब इन सब की प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं कॉमन तौर पे। तो इन सबको मैंने कॉमनली सेलेक्ट करा और इनका फॉन्ट वगैरह चेंज करा। तो मैंने इनका फॉन्ट कर दिया बोल्ड और 14। ओके, क्लोज। इस लेवल का टेक्स्ट मैंने डाला एम्प्लॉय नंबर। इसका मैंने टेक्स्ट डाला एम्प्लॉय नेम। इसके लिए मैंने लिखा एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, इन टेक्स्ट फील्ड्स को थोड़ा सा अपन स्ट्रेच करवा देते हैं। ठीक, और इन सब के अंदर जो डिफॉल्ट टेक्स्ट था उसे अपन हटा देते हैं। तो एडिट टेक्स्ट में जाकर इसे मैंने एम्प्टी करा। इसे एम्प्टी कर दिया और मैंने इसे भी एम्प्टी कर दिया। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन का बेसिक यूआई तैयार हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ ऐड करे 2 बटन। ये मेरा पहला बटन है जो डेटाबेस में रिकॉर्ड सेंड करेगा, और ये मेरा दूसरा बटन है जो डेटाबेस से रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने का काम करेगा। इसका कैप्शन मैंने रखा अपनी तरफ से ऐड रिकॉर्ड, और इसका कैप्शन मैंने चेंज करके कर दिया शो रिकॉर्ड्स। इसके बाद इनको भी मैंने चेंज करके बोल्ड कर दिया।
ओके, क्लोज। इन सब के अलावा हमें एक टेक्स्ट एरिया भी लेना पड़ेगा। आंसर दीजिए जल्दी से। यस, एक टेक्स्ट एरिया भी लगेगा, तो मैंने ये एक टेक्स्ट एरिया ले लिया जिसमें सारा डेटा हम लोग शो करने वाले हैं। ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब कंपोनेंट्स को मैं अपनी तरफ से कुछ नाम देता हूं, कुछ रेलिवेंट नेम्स। तो मैंने यहां पर लिखा टेक्स्ट फील्ड के लिए txt, इतना अपन ने सीखा है इसलिए मैं उसको एज इट इज अप्लाई कर रहा हूं, empno। तो ये एम्प्लॉय नंबर के टेक्स्ट फील्ड हो गई। इसका नाम मैंने रखा txt emp नेम, राइट। तो एम्प्लॉय का नाम रखने की टेक्स्ट फील्ड हो गई। और कैमल नोटेशन में नाम दे रहा हूं, और इसका नाम मैंने रखा txt emp sal। ठीक, इसका नाम मैंने रखा btn एड रिकॉर्ड, और इसका नाम मैंने रखा btn शो रिकॉर्ड। ठीक, फिर उसके बाद मैंने इस टेक्स्ट एरिया को राइट क्लिक करके नाम दिया txt शो ऑल। यहां तक क्लियर है आपको? सब बढ़िया, ठीक ठाक, वैसा ही जा रहा है जैसा आपने इतने दिनों में नॉलेज गेन की है। ठीक है, अब आते हैं अपन कोडिंग वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स कोड विंडो। सबसे पहला काम डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए आप ड्राइवर लोड करना और कनेक्शन ओपन करने का करते हैं। एग्री करते हैं आप मेरी बात से? करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। कितनी बार करना है आपको ये काम? कितनी बार आप चाहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट और ड्राइवर लोड करे? एक बार। तो ये करने के लिए हम लोग अपनी क्लास में एक मेथड बना सकते हैं जिसे कंस्ट्रक्टर से कॉल कर लें। यस, तो मैं यहां पर एक मेथड बनाता हूं कनेक्ट डीबी, राइट। कनेक्ट डीबी याद रखिएगा पहले से है जावा के पास? नहीं, हम बनाएंगे। तो नेटबीन्स आपको एरर देगा क्योंकि इस नाम का कोई मेथड ही नहीं है जिसे आप कॉल कर रहे हैं। तो नेटबीन्स से आप मेथड्स ऑटो जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मेथड नहीं है तो नेटबीन्स आपको उसका पूरा स्केलेटन बना के दे देगा। ये करने के लिए आप नेटबीन्स पे ऑल्टर और एंटर प्रेस करें। जो ऑल्ट की है और एंटर की है वो प्रेस करें। जैसे ही आप ऑल्ट और एंटर की प्रेस करेंगे, नेटबीन्स आपसे पूछेगा मेथड क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाए, तो आप इस पे सेलेक्ट कर दें। तो आप देखेंगे बिल्कुल बॉटम ऑफ द फ्रेम पे आपको इस मेथड की प्रोटोटाइप मिल जाएगी, राइट। ये थ्रो वाला पार्ट पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ये नेटबीन्स इसलिए लिख रहा है क्योंकि आपने बॉडी नहीं दी थी, अब अपन बॉडी देने जा रहे हैं। प्राइवेट को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आप क्लास के अंदर से ही कॉल करेंगे इसे, जिसका प्राइवेट होना प्रॉब्लम नहीं देगा। और अगर आपको लगता है मुझे इसको पब्लिक करना है, आप पब्लिक कर दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? इसलिए नेटबीन्स ने इसे नेचर वाइज अपनी तरफ से करा हुआ है प्राइवेट। और आप देखते होंगे जितने मेथड्स आप अपने फ्रेम के अंदर से कॉल कर रहे हैं, नेटबीन्स सबको प्राइवेट ही करता है। जैसे इनिट कंपोनेंट नेटबीन्स का बनाया हुआ मेथड है, और गौर से देखिए इनिट कंपोनेंट को भी नेटबीन्स ने करा हुआ है प्राइवेट, क्योंकि वो भी क्लास के अंदर से ही कॉल हो रहा है। तो आपका भी कनेक्ट डीबी आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही कॉल हो रहा है, इसलिए नेटबीन्स ने उसको भी कर रखा है प्राइवेट। हालांकि कोई मना नहीं है, आप इसकी विजिबिलिटी अपने लेवल पे सेट कर सकते हैं। अब आ जाइए इस मेथड की बॉडी के अंदर। अब इस मेथड में आपको डेटाबेस से होना है कनेक्ट। डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आप सबसे पहला स्टेप लेते हैं ड्राइवर लोड करना। लेते हैं? ड्राइवर लोड करने में एक्सेप्शन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो यहां से ट्राई लगना शुरू हो जाएगा। यस, यहां से ट्राई लगना शुरू हो जाएगा। अब आप यहां लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम। कितने पैरामीटर लेता है क्लास डॉट फॉर नेम? एक पैरामीटर लेता है। और वो एक पैरामीटर क्या होता है? वो एक पैरामीटर होता है आपके डेटाबेस ड्राइवर का नाम। ओके, क्या है हमारे डेटाबेस ड्राइवर का नाम? हमारे डेटाबेस ड्राइवर का नाम है ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ओरेकल ड्राइवर। क्योंकि हम लोग ओरेकल यूज कर रहे हैं, सो हमारे ड्राइवर का नाम ये है। ओके, ड्राइवर में सिंगल आर, राइट। अगर ड्राइवर सक्सेसफुली लोड हो गया तो कोड यहां से आगे बढ़ेगा। यस, और अगर ड्राइवर लोड नहीं हो पाया तो कोड दे देगा एक्सेप्शन। ठीक है, हम मानते हैं ड्राइवर लोड हो गया। आगे बताइए, ड्राइवर लोड होने के बाद अगला काम क्या है आपका? अगला काम है कनेक्शन ओपन करना। यही है ना अगला काम, राइट। कनेक्शन कैसे ओपन करते हैं? डेटाबेस से कनेक्शन कैसे ओपन करते हैं जावा में? तो जवाब है बाय कॉलिंग द मेथड गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन किसका मेथड है?
गेट कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर क्लास का मेथड है। कैसा मेथड है, स्टैटिक के नॉन स्टैटिक? तो जवाब है स्टैटिक मेथड है। और क्या रिटर्न करता है? रिटर्न करता है ये आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अगर ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो हमें कनेक्शन का रेफरेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। यस, हमें कनेक्शन का रेफरेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। और याद रखिएगा, ये जो कनेक्शन का रेफरेंस है, इसकी जरूरत आपको खाली कनेक्ट डीबी में नहीं है, अपने फ्रेम के दूसरे मेथड्स में भी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जरूरत आपको फ्रेम के दूसरे मेथड्स में भी पड़ेगी। तो हम इसे डिक्लेयर कर देते हैं क्लास लेवल पे, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सर दूसरे मेथड्स में क्यों जरूरत पड़ेगी, 5 मिनट इंतजार कीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना मान लीजिए, जैसे हम सारे ही कंपोनेंट क्लास लेवल पे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे ही हम कनेक्शन का रेफरेंस भी डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास लेवल पे। कनेक्शन कौन से पैकेज से आता है? तो जवाब है कनेक्शन आता है java.sql पैकेज से, तो उसे कर लेंगे आप इंपोर्ट। ठीक है, कनेक्शन को आपने डिक्लेयर कर दिया क्लास लेवल पे। अब यहां पर आप लिखेंगे कौन इज, सो अब अपन कनेक्शन ओपन करेंगे। कनेक्शन ओपन करने के लिए मेरा अगला कॉल होगा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन कितने पैरामीटर्स लेगा आपसे? गेट कनेक्शन आपसे लेता है 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर होता है कनेक्शन यूआरएल। कनेक्शन यूआरएल होगा JDBC कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन @ डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपके कंप्यूटर का नाम। तो मेरे कंप्यूटर का नाम है सचिन कपूर, राइट। देन कोलन ओरेकल का पोर्ट नंबर, कोलन के बाद ओरेकल का पोर्ट नंबर, ओरेकल का पोर्ट नंबर होता है 1521, और फॉरवर्ड स्लैश करके ओरेकल के एडिशन से रिलेटेड सर्विस नेम। अब मेरे पास याद रखिएगा ओरेकल का एंटरप्राइज एडिशन है, तो मैं XE नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ORCL। आप लोगों के पास एक्सप्रेस एडिशन होगा तो आप लोग बोलेंगे XE। समझ आ रहा है ना, ये सब पढ़ा होगा आपने JDBC में, राइट। तो मेरे पास ओरेकल का एंटरप्राइज है तो मैं बोलूंगा ORCL। देन यहाँ यूजर नेम कौन है? यूजर नेम वो है जो आपने अभी अभी बनाया। कौन सा यूजर बनाया आपने अभी अभी? आपने बनाया माई प्रोजेक्ट। क्या था आपने उसका पासवर्ड क्या रखा था? पासवर्ड रखा था आपने उसका जावा, ठीक। उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। अब अगर ये लाइन सक्सेसफुली चल गई तो कौन में क्या आएगा? अगर ये लाइन सक्सेसफुली चल गई तो कौन में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। अगर कौन में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब कनेक्शन सक्सेसफुली ओपन हो गया है। यस, कनेक्शन सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अभी बताइए, आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड एंटर करने के लिए, रिकॉर्ड ऐड करने के लिए क्वेरी चलानी पड़ेगी। यस, डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड करने के लिए क्वेरी चलेगी। कौन सी क्वेरी चलेगी? इंसर्ट क्वेरी। जितनी बार रिकॉर्ड ऐड करेंगे उतनी बार इंसर्ट क्वेरी ही चलेगी। सोच के बोलिएगा, जितनी बार रिकॉर्ड ऐड करेंगे उतनी बार इंसर्ट क्वेरी ही चलेगी। यस, उतनी बार इंसर्ट क्वेरी चलेगी, सिर्फ वैल्यूज बदलेंगी। सही कह रहा हूं? हर रिकॉर्ड में एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी की वैल्यू बदलेंगी, बट क्वेरी तो इंसर्ट ही चलेगी ना। यस। अब बताइए, जो क्वेरी है ये स्टैटिक है डायनेमिक है? ये जो इंसर्ट क्वेरी आप लिखने जा रहे हैं, ये स्टैटिक क्वेरी है कि डायनेमिक क्वेरी है? याद कीजिए, स्टैटिक का मतलब होता है जब डेटा आप दें, डायनेमिक का मतलब होता है जब डेटा आप यूजर से लें। तो क्या एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं या आपको यूजर से वैल्यूज मिलेंगी? यूजर से वैल्यूज मिलेंगी, तो क्वेरी है डायनेमिक। क्या सिखाया JDBC ने? अगर क्वेरी डायनेमिक हो तो क्या यूज करो? वेरी गुड, JDBC ने सिखाया अगर क्वेरी डायनेमिक है तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। तो अपन लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का भी रेफरेंस क्लास लेवल पे कर देते हैं डिक्लेयर, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे के केसेस में। तो यहां मैंने कहा प्राइवेट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS। ये हमारे 2 रेफरेंसेस डिक्लेयर हुए। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू से नहीं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक इंटरफेस है, तो न्यू तो उसके साथ लग ही नहीं सकता। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए आप लिखते हैं PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और पैरामीटर में आपसे क्या लेता है? पैरामीटर में आपसे लेता है आपका SQL स्टेटमेंट। तो मेरा SQL स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारी क्वेरी तैयार। अगर ये तीनों लाइनें सक्सेसफुली चल गई तो मतलब सब कुछ सही चला, ड्राइवर भी लोड हो गया, कनेक्शन भी ऑब्टेन हो गया, सब बढ़िया है। यस, तो फिर एक मैसेज दे दें, J ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और इसमें हम यूजर को बोल देते हैं नल, और यहां लिख देते हैं कनेक्टेड सक्सेसफुली टू द DB, कनेक्टेड सक्सेसफुली टू द डेटाबेस।
ठीक है, और अगर दिक्कत गई तो फिर कैच लगेगा। यस, अगर दिक्कत गई तो फिर आपको लगाना पड़ेगा कैच। राइट, एक्सेप्शंस दो तरह की आ सकती हैं। राइट, ड्राइवर लोड नहीं हुआ ये भी हो सकता है, कनेक्शन ओपन नहीं हो पाया ये भी हो सकता है। दोनों के लिए आप अलग अलग कैच लगा सकते हैं। फिलहाल मैं टाइम बचाने के लिए एक लगा रहा हूं। प्रोजेक्ट में हम दोनों का अलग अलग कैच ही लगाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं एक कैच लगा रहा हूं, चलेगा अभी के लिए एक कैच से काम। ठीक है, अब इस कैच में क्या करना है इस बात को अच्छे से दिमाग में लॉक कर लीजिए। जब भी प्रोजेक्ट में आप कैच लगाएं, एक तो आप अपने लिए एक डायलॉग बॉक्स जनरेट करेंगे, ताकि आपको पता लगे प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है। पता लगेगा डायलॉग बॉक्स से? यस, पता लगेगा। यहां लिख देंगे आप नल, और यहां आप लिख देंगे एरर। ठीक है, इन डीबी, ये भी पता है ना आपको डेटाबेस से रिलेटेड एरर आ रही है। और यहां प्लस करके लिख देंगे आप ईएक्स। जब आप प्लस करके ईएक्स लिखेंगे तो जावा क्या कॉल करेगी? जब आप प्लस करके ईएक्स लिखेंगे तो जावा क्या कॉल करेगी? जावा कॉल करेगी टू स्ट्रिंग। जावा की आदत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो जावा कॉल करती है उस ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग। लेकिन आपको याद होगा टू स्ट्रिंग कभी आपको पूरी डिटेल एक्सेप्शन की नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे टू स्ट्रिंग कभी नहीं बताता कि प्रोग्राम की कौन सी लाइन पे एक्सेप्शन आ रही है। मानते हैं? इसलिए हमेशा जब भी कैच लगाएं, एक्सेप्शन की पूरी डिटेल स्क्रीन पे देखने के लिए क्या कॉल करें? कॉल करें प्रिंट स्टैक ट्रेस। प्रिंट स्टैक ट्रेस से क्या होता है? प्रिंट स्टैक ट्रेस से हमें दिख जाएगा प्रोग्राम में कौन सी लाइन पे, कौन से कोड पे, कौन से मेथड बॉडी एक्सेप्शन आ रही है। ये भी समझ आई? ये पॉइंट भी क्लियर हुआ? तो इससे हम कनेक्ट हो जाएंगे डेटाबेस से। बिल्कुल, इस कोड से आप डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। राइट, अब हमें इवेंट हैंडलिंग करनी है बटन की, जो रिकॉर्ड्स ऐड करेगा। यस, तो हम लोग इसका इवेंट हैंडलर जनरेट करते हैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके। जैसे डबल क्लिक करा, इसका इवेंट हैंडलर जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा, और वो है btn ऐड रिकॉर्ड एक्शन परफॉर्म। दिख रहा है? यस, दिख रहा है। फाइन, अब हमें इसके अंदर डेटा ग्रैब करना है टेक्स्ट बॉक्सेस से और डेटाबेस में ऐड करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं डेटाबेस में डेटा ऐड करूं, मुझे चेक करना चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्सेस कहीं ब्लैंक तो नहीं है। करना चाहिए ना। तो ये चेकिंग के लिए मैं एक मेथड अपनी क्लास में और बनाना चाहता हूं, जिसका नाम मैं देना चाहता हूं वैलिडेट इनपुट्स। पढ़ा आपने नाम? इसका नाम मैं रखना चाहता हूं वैलिडेट इनपुट्स। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। राइट, तो अगर इसने मुझे ट्रू रिटर्न करा तो इसका क्या मतलब? अगर इसने मुझे ट्रू रिटर्न करा तो इसका मतलब सब बढ़िया है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर इसने मुझे फॉल्स रिटर्न करा तो फिर मैं यूजर को बोलूंगा आपने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस फिल नहीं करे, आप सारे टेक्स्ट बॉक्सेस फिल करके रिकॉर्ड ऐड कीजिए। तो फिर वैलिडेट इनपुट की कोडिंग चाहिएगी। यस, अगेन ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए। नेटबीन्स आपको बोलेगा मेथड की बॉडी जनरेट कर दें, तो आप सेलेक्ट करवा दीजिए, तो नेटबीन्स आपको इसका ब्लैंक स्केलेटन बनाकर दे देगा। इतना भी नोटिस करिए, ये देखते हुए कि आपने रिटर्न वैल्यू रिजल्ट में ली है, नेटबीन्स ने ये भी तय कर लिया कि आपके मेथड की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? बूलियन। तो गौर करिए, उसने यहाँ बूलियन रिटर्न टाइप भी लिख दी है। ठीक है, अब हम आते हैं वैलिडेट इनपुट की कोडिंग पे। ठीक है, बताइए वैलिडेट इनपुट का काम क्या है? वैलिडेट इनपुट का काम है ये देखना कहीं कोई टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक तो नहीं है। कैसे मालूम चलेगा कि टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है कि नहीं है? तो रिकॉल करिए, ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है TXT EMPNO, यही है ना हमारा टेक्स्ट बॉक्स। TXT एम्प्लॉय नंबर, क्या नाम दिया है अपन ने इसको? TXT EMPNO। राइट, इसको क्या मैं लोकेशन कर दूं? EMPNO। ठीक, तो इस TXT EMPNO के पास आपको ध्यान है एक मेथड है जिसका नाम है गेट टेक्स्ट है। गेट टेक्स्ट क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और जावा में स्ट्रिंग क्लास के पास एक मेथड होता है, दिख रहा है आपको मेथड? मेथड का नाम है इज एम्प्टी। ये मेथड आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो ये पूरा स्टेटमेंट समझ आ रहा है आपको? TXT EMPNO.getText.isEmpty। यहाँ एक बार फिर हमने क्या करी है? यहाँ एक बार फिर हमने चेनिंग कर दी है। पहले TXT EMPNO से कॉल करा है गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट ने क्या रिटर्न करा? एक स्ट्रिंग रिटर्न करी। उस स्ट्रिंग से हमने कॉल करा इज एम्प्टी। ठीक है, या तो ये ट्रू हो जाए, या फिर TXT EMP name.getText
डॉट इज एम्प्टी, ये ट्रू हो जाए, या फिर txt emp sal डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, ये ट्रू हो जाए। इनमें से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। सोचो, सही कह रहा हूं? इनमें से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर ये सारे के सारे फॉल्स होंगे तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। समझ आ रहा है ये ट्विस्ट आपको? राइट। अगर इनमें से एक भी ट्रू है, इसका मतलब कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है। राइट, तो यहां से मैंने रिटर्न करा दिया ट्रू। ये वैलिडेट इनपुट क्लियर हुआ सबको? वैलिडेट इनपुट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आते हैं अपन अपने बटन के आगे वाले पार्ट पे। तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर आ जाएगा ट्रू या फॉल्स। अब हमारा अगला स्टेप ये चेक करना होगा कि रिजल्ट कहीं फॉल्स तो नहीं है। यस, तो मैं इफ में नॉट लगा के चेक कर सकता हूं। इफ नॉट रिजल्ट, बिल्कुल, इफ नॉट रिजल्ट का मतलब यही है ना, रिजल्ट डबल इक्वल टू फॉल्स। गुड, अगर ऐसा है तो फिर अपन मैसेज दे दें यूजर को। राइट, ऐसा ही एक मैसेज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ यूजर के सामने मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। क्या डिस्प्ले कर देते हैं? मैसेज में डिस्प्ले कर देते हैं, प्लीज इनपुट ऑल द वैल्यूज, प्लीज इनपुट ऑल द वैल्यूज। ये कर लिया, डबल कोट्स को यहाँ पे बंद कर दिया, और जब डेटा आया ही नहीं है तो आगे जा नहीं सकते तो यहाँ रिटर्न लगा दिया। ये भी क्लियर है? क्लियर है? राइट। अब बताइए, अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब डेटा है? जी हाँ, इसका मतलब डेटा है। अब आपको ये डेटा डेटाबेस में भेजना है। यस, ट्राई लगेगा। यस, क्योंकि अब आपका डेटाबेस इंटरेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो ट्राई लग जाएगा। सबसे पहला काम होगा, आप अपने टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा निकालकर अपने वेरिएबल में रखें। यस, सबसे पहला काम होगा टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा निकालकर आप वेरिएबल्स में रख लें। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग empno इज इक्वल्स टू txt empno डॉट गेट टेक्स्ट। राइट, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। फिर मैंने कहा स्ट्रिंग emp नेम इज इक्वल्स टू txt emp नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ये हमारे पास नाम आ गया। और फिर हमने इसके बाद सैलरी के लिए भी कहा स्ट्रिंग emp sal इज इक्वल्स टू txt emp sal डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब इससे पहले कि इन वैल्यूज को डेटाबेस में भेजा जाए, इसमें से एम्प्लॉय नंबर और सैलरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में। एम्प्लॉय नंबर तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तो मैं यहां लिख दूंगा int इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int। ठीक है, और यहां पास कर देंगे आप empno। ऑफ कोर्स आप ये काम यहां भी कर सकते थे, समझ आ रहा है ना? कोई जरूरी नहीं है कि इनको दो लाइन में स्प्लिट करा जाए। मैं सीधे यहां भी लिख सकता था empno की जगह डायरेक्टली txt empno डॉट गेट टेक्स्ट, वो भी अलाउड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने सैलरी के लिए लिखा डबल सैल इज इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल। राइट, और यहां मैंने पास कर दिया emp सैल। ठीक है, हो सकता है इस कन्वर्जन में एक्सेप्शन आ जाए तो उसका भी कैच लगेगा। यस, अगर कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसका भी कैच लगा देंगे। फिलहाल हम ये मानते हैं प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर प्रॉब्लम नहीं आई है तो हमारे पास तीनों डेटा आ गए। बोलो बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। यस, तीनों डेटा आ गए। जब तीनों डेटा आपके पास आ गए तब आपका अगला स्टेप क्या है? आपका अगला स्टेप है आप इन्हें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में सेट करेंगे। करेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। करेंगे। क्या करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में सेट करके? आप लिखेंगे ps डॉट सेट फॉलोड बाय इंट। यहां पास करेंगे 1 कॉमा eno, फिर ps डॉट सेट स्ट्रिंग, क्या पास करेंगे? 2 कॉमा emp नेम। राइट, फिर आप पास करेंगे ps डॉट सेट डबल, और यहां पास कर देंगे 3 कॉमा सैल। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये सारे सेटर्स आपके चल गए। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि अपन ने कैच नहीं लगाया है, कैच लगा देंगे तो एरर हट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे जाएगा?
तो डेटाबेस में रिकॉर्ड भेजने के लिए आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का कॉल करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। अब आपको समझ में आना चाहिए मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को क्लास लेवल पे क्यों लिया है, समझ आ रहा है? अगर मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को कनेक्ट डीबी के अंदर लोकली डिक्लेयर कर देता तो फिर मुझे ये पीएस अवेलेबल ही नहीं होता मेरे बटन के इवेंट हैंडलर में, और क्योंकि मुझे डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की जरूरत मुझे यहाँ पड़ने वाली है। ओके, फिर मैं लिखूंगा INT आंसर इज इक्वल्स टू PS डॉट फॉलोड बाय एग्जीक्यूट अपडेट। क्या रिटर्न करता है एग्जीक्यूट अपडेट? जल्दी बोलिए, एग्जीक्यूट अपडेट क्या रिटर्न करता है? तो जवाब है एग्जीक्यूट अपडेट। ये आपको बताता है टेबल में कितने रिकॉर्ड ऐड हुए। तो एक बार इंसर्ट करने पर कितने रिकॉर्ड ऐड होंगे? एक ही रिकॉर्ड ऐड होगा, राइट? तो हम ये चेक कर सकते हैं, अगर आंसर के अंदर वैल्यू 1 आई है इसका मतलब रिकॉर्ड ऐड हो गया है। यस, अगर आंसर के अंदर वैल्यू 1 आई है इसका मतलब रिकॉर्ड ऐड हो गया है। तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं ऐसा, यहां लिखा था कनेक्टेड सक्सेसफुली, यहां लिख देते हैं रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली टू द डेटाबेस। ठीक, और अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हुआ है तो टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर भी हो जाने चाहिए, अगले रिकॉर्ड के लिए हो जाने चाहिए ना, यूजर के लिए। तो यहां मैंने कहा TXT EMP नंबर डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको पास कर दी एम्प्टी स्ट्रिंग TXT EMP नेम डॉट सेट टेक्स्ट, इसको भी पास कर दी एम्प्टी स्ट्रिंग TXT EMP सेल डॉट सेट टेक्स्ट, इसको भी पास कर दी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद पहले वाले में फोकस भी आना चाहिए, तो मैंने कहा TXT EMP NO डॉट रिक्वेस्ट फोकस, तो आपके पहले टेक्स्ट फील्ड में फोकस भी आ जाएगा। यहां तक भी सब सही है? ठीक है, अगर आंसर की रिटर्न वैल्यू यानी एग्जीक्यूट अपडेट की रिटर्न वैल्यू 1 की जगह कुछ भी है तो मतलब रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ। यस, इसका मतलब रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ। तो आप यहां पर मैसेज दे देंगे रिकॉर्ड नॉट एडेड, ट्राई लेटर। ये आपने यूजर को मैसेज दे दिया। ठीक है, ऐड का काम पूरा, जल्दी बताइए, बस एक कैच लगाना ही बचा है। तो यहां पर एक कैच लगा देते हैं अपन। ठीक है, एक कैच लगा देते हैं नंबर फॉर्मेट का, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, राइट, आई कॉल इट EX। इसमें हम यूजर को मैसेज दे देते हैं कि यूजर न्यूमेरिक वैल्यू सही टाइप करे। तो यहां मैसेज दे देते हैं प्लीज इनपुट डिजिट्स फॉर EMP NO एंड सेल। और दूसरा कैच हम लोग लगा देते हैं SQL एक्सेप्शन का, जो डेटाबेस की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई तो चलेगा। ठीक है, यहाँ एक और SQL एक्सेप्शन फिक्स इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ एक और कैच और उसका डायलॉग बॉक्स, इसके डायलॉग बॉक्स में हम बोल देते हैं डेटाबेस एरर, और क्योंकि प्रॉब्लम डेटाबेस एरर की है यहां पर अपन प्रिंट स्टैक ट्रेस करवा देते हैं। तो EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और आप चाहें तो ये प्रिंट स्टैक ट्रेस पहले वाले कैच में भी आप करा सकते हैं। तो इसे कॉपी करा और यहां पर प्रिंट स्टैक ट्रेस इसका भी लिख दिया। ठीक है, ऐड की कोडिंग क्लियर है आपको, समझ आ रही है? राइट, ऐड वाला कोड हमारा क्लियर है। अब हम आ जाते हैं लास्ट यानी शो वाले कोड पे। लेट्स राइट डाउन द कोड फॉर शोइंग द डेटा इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया। अब अगर हमें डेटा शो करना है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया में तो हमें डेटाबेस से डेटा पुल करना पड़ेगा पहले शो करने के लिए। यस, तो यहां पहले ही ट्राई लग जाएगा। यस, पहले ही ट्राई लग जाएगा। ठीक है, क्वेरी स्टैटिक होगी डायनेमिक होगी डेटा पुल करने की? डेटाबेस से डेटा पुल करने की क्वेरी स्टैटिक होगी कि डायनेमिक होगी? स्टैटिक होगी, क्योंकि आपको सारे रिकॉर्ड लाने ना, कोई वेयर में कंडीशन तो है नहीं जिस कंडीशन के बेस पर आपको रिकॉर्ड पुल करने हैं, सारे ही रिकॉर्ड पुल करने हैं। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट
st इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। याद है आपको, अगर आप स्टैटिक क्वेरीज रन करते हैं तो बेटर है आप यूज करें स्टेटमेंट इंटरफेस को। और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाकर आपको कौन देता है? स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आपको बनाकर कनेक्शन देता है। और यही कारण है कि कनेक्शन को भी हमें डिक्लेयर करना पड़ा ग्लोबल एरिया में। ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्वेरी कैसे फायर करते हैं? बोलिए बोलिए जल्दी, जेडीबीसी पढ़ा है आप सबने। क्वेरी कैसे फायर करेंगे? स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से क्वेरी कैसे फायर करवाओगे? स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से क्वेरी फायर करने के लिए आप लिखेंगे रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहां पर आप अपनी क्वेरी लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, यही लिखेंगे। राइट, ये आपकी क्वेरी फायर हो गई। रिजल्ट सेट में सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यस, रिजल्ट सेट में आ जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स। अब ये रिकॉर्ड डेटा अपनी टेक्स्ट एरिया में शो कैसे करेंगे? तो ये रिकॉर्ड टेक्स्ट एरिया में शो करने के लिए आप वाइल लूप लगाएंगे। लगाएंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट। ठीक, फिर सारा डेटा मिलेगा आपको रिजल्ट सेट से। यस मिलेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ आई एन टी ई एन ओ इज इक्वल्स टू आर एस डॉट गेट आई एन टी वन, एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा। ऐसे ही आप लिखेंगे स्ट्रिंग ई नेम इज इक्वल्स टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, यहां पास कर देंगे आप 2। और फिर तीसरे के लिए आप लिख देंगे डबल सैल इक्वल टू आर एस डॉट गेट डबल, और यहां पास कर देंगे आप 3। ये तीनों आ गए। ठीक है, अब इन तीनों को आपको अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर ऐड करना है। टेक्स्ट एरिया में ऐड करने के लिए मेथड होता है अपेंड। सुना आपने ध्यान से, क्या मेथड होता है? मेथड होता है टेक्स्ट एरिया में डेटा ऐड करने के लिए अपेंड। अपेंड कॉल करेंगे आप तो टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा आप ऐड कर सकते हैं, या सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट एरिया के अंदर मेथड होता है सेट टेक्स्ट, सॉरी अपेंड नहीं, टेक्स्ट एरिया में मेथड का नाम होता है सेट टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया में अगर आप डेटा ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। टेक्स्ट एरिया में अगर आप डेटा ऐड करते हैं तो मेथड का नाम होता है सेट टेक्स्ट। हमने अपने टेक्स्ट एरिया का नाम दिया हुआ है txt शो ऑल डॉट सेट टेक्स्ट, और इस सेट टेक्स्ट को मान लीजिए मैंने पास करा पैरामीटर में एम्प्लॉय नंबर, ये स्ट्रिंग लेता है। तो जब मैं इसमें प्लस लगाऊंगा और बैकस्लैश टी लगाऊंगा तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा ना, ई एम पी एन ओ प्लस ई नेम और फिर प्लस करके बैकस्लैश टी करके सैल। ये हमने टेक्स्ट एरिया में डेटा ऐड कर दिया। लेकिन आपको इस कोड में प्रॉब्लम दिख रही है? प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार टेक्स्ट एरिया का टेक्स्ट इरेज होकर नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो अगर हमारी टेबल में 15 रिकॉर्ड्स हैं तो हमें कौन सा रिकॉर्ड दिखेगा? हमें सिर्फ 15th रिकॉर्ड दिखेगा, बाकी सारे हट जाएंगे, क्योंकि सेट टेक्स्ट पुराना डेटा कर देता है ओवरराइट। तो फिर इसका सॉल्यूशन जो हम जावा में ले सकते हैं वो ये कि क्या यहां पर हम लोग एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, स्ट्रिंग str, और ये सारा डेटा इस स्ट्रिंग str में हम लोग कंकैटिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बाय राइटिंग str इज इक्वल्स टू str प्लस, और यहां बोल दें empno प्लस बैकस्लैश टी प्लस ई नेम प्लस बैकस्लैश टी प्लस सैल प्लस बैकस्लैश एन। ऐसा अगर करेंगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर सारा डेटा कंकैटिनेट होता जाएगा। बिल्कुल होता जाएगा। और बाहर आकर हम लोग ये लिख सकते हैं txt शो ऑल डॉट सेट टेक्स्ट, और यहां पर पैरामीटर में पास कर सकते हैं str। बिल्कुल, लेकिन इस कोड में भी एक ड्रॉबैक है। सोचिए, ध्यान से सोचिएगा, इस कोड में क्या ड्रॉबैक है? कोई बताएगा मुझे इस पर्टिकुलर कोड में क्या ड्रॉबैक है एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से? और मैंने आपके लिए लाइन भी हाईलाइट कर दी है। अगर आपने जावा में स्ट्रिंग चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ड्रॉबैक दिख रहा होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप याद करिए जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है ना? जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है कि नहीं होती है? तो जितनी बार आप str के अंदर प्लस करके नई स्ट्रिंग ऐड करेंगे उतनी बार जावा एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगी। सोचिए, और जितनी बार जावा एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगी उतनी बार जो पुराना स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो गार्बेज कलेक्शन के लिए अवेलेबल होगा। तो सोचिए आपके प्रोग्राम में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको अगर याद हो तो जावा ने आपको स्ट्रिंग बिल्डर नाम की क्लास दी है और एक स्ट्रिंग बफर दी है।
ठीक है, दोनों ही सेम काम करती हैं। हम लोग स्ट्रिंग बफर यूज करते हैं, राइट। यहाँ स्ट्रिंग बफर ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग बफर आपको अगर याद हो तो ऐसी परिस्थिति के लिए है जब आपको बार बार स्ट्रिंग में डेटा चेंज करना हो। करना है ना आपको, लूप के हर इटरेशन में एक नया रिकॉर्ड अपनी स्ट्रिंग में ऐड। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग बफर यूज करें। स्ट्रिंग बफर के लिए आप कहेंगे स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आप न्यू के बिना नहीं बना पाएंगे। तो ये आपका स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब आपको स्ट्रिंग बफर में डेटा ऐड करना है। यस, और स्ट्रिंग बफर में डेटा ऐड करने के लिए प्लस नहीं चलता है। स्ट्रिंग बफर में डेटा ऐड करने के लिए चलता है अपेंड। यहां मैंने लिख लिया स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर लेने के बाद स्ट्रिंग बफर में डेटा ऐड करने के लिए अपेंड कॉल होता है। यस, तो मैंने यहां कॉल करा अपेंड। अपेंड को पास करा मैंने एम्प्लॉय नंबर प्लस बैकस्लैश टी प्लस ई नेम प्लस बैकस्लैश टी प्लस सैल। और उसके बाद यहां इंस्टेड ऑफ एसटीआर हम लोग पास करेंगे एसबी। लेकिन प्रॉब्लम ये सेट टेक्स्ट एसबी तो लेता ही नहीं है। सेट टेक्स्ट को तो स्ट्रिंग चाहिए। तो क्या स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। इसके पास भी मेथड अवेलेबल है टू स्ट्रिंग। ठीक है, फिर इस ट्राई का एक करस्पॉन्डिंग कैश ले लेते हैं, जैसे हमने ऐड में लिया था एसक्यूएल एक्सेप्शन का। तो यही वाला कैच हमारे काम आ जाएगा। या इस ट्राई की क्लोजिंग पे अप्लाई कर देते हैं इसका मैचिंग कैच। बताइए, कोड बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको कर देते हैं अपन रन। रन करने से पहले एक बार मैं ओरेकल अप है कि नहीं ये चेक करूंगा। और ओरेकल अप है कि नहीं ये चेक करने के लिए आई विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। पहले मैं ओरेकल को स्टार्ट कर दूं। राइट, सो ओरेकल मेरे यहां ऑलरेडी अप है। ठीक, अब इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको याद होगा आपको इसमें राइट क्लिक करके क्या ऐड करना है। इसमें राइट क्लिक करके आपको ऐड करनी है ओरेकल की जार फाइल। वो आप लाइब्रेरीज में जाएंगे, ऐड जार पे क्लिक करेंगे। मेरे पास जार फाइल OJDBC6 के नाम से है तो मैंने उसको ऐड कर लिया। ठीक है, अब अपन प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही कोड को रन करेंगे डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गई है। नोटिस करिए पॉपअप आ रहा है और ये आपके सामने आपका फ्रेम आ रहा है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं शो रिकॉर्ड्स पे तो डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अपन ने न्यू लाइन डाली नहीं है इसलिए सब आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं। नो बिग डील, उसको चेंज कर देते हैं अपन। और चेंज करने के लिए यहाँ पर सेल के बाद लगा देते हैं एक \n लगा सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं। इसका अपन ने फॉन्ट चेंज नहीं करा है तो ये बहुत स्मॉल उसमें दिख रहा है। तो इसको कर देते हैं अपन 14 और बोल्ड और ओके। एक काम और कर देते हैं, जब हम डेटा सेलेक्ट करके ला रहे हैं तो ऑर्डर बाय भी लगा देते हैं। ऑर्डर बाय क्यों लगा रहा हूं समझ आ रहा है आपको? ताकि डेटा मुझे एम्प्लॉय नंबर के सॉर्टेड ऑर्डर में दिखे। ठीक है, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास डेटाबेस से कनेक्टिविटी का मैसेज आएगा। ठीक है, ये हमारे बैकएंड के रिकॉर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इस समय हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं। तो सबसे पहले हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ कहा 105, राइट। एम्प्लॉय का नाम मैंने दिया सुनील और एम्प्लॉय की सैलरी मैंने दी 60,000। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऐड रिकॉर्ड पे, कोड मुझे कह देगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड टू द डेटाबेस, राइट। ये एम्प्टी हो जाएगा पूरा और रिकॉर्ड डेटाबेस में चला जाएगा। अब जब मैं शो रिकॉर्ड्स पे क्लिक करूंगा, एज यू कैन सी मुझे 4 या 5 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूं 106 और यहां पर मैं नाम डालता हूं राकेश। राकेश की सैलरी में डालता हूं 56,000। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऐड रिकॉर्ड पे, राकेश का रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। और अब अगर मैं शो रिकॉर्ड्स पे क्लिक करूंगा तो कितने रिकॉर्ड दिखेंगे आपको टेक्स्ट एरिया में? ठीक है, चलिए फिलहाल आपका कोड एज अ स्टूडेंट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस कोड में जो तरीका प्रोग्रामिंग का अपन ने लिया है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? जल्दी बोलिए। ये मत बोलिएगा कनेक्शन बंद नहीं करा। कनेक्शन बंद नहीं करा वो तो मिसिंग है, वो तो हम कर देंगे जब हम फ्रेम क्लोज करेंगे। कनेक्शन तभी बंद होना चाहिए ना जब फ्रेम क्लोज हो। जब हम फ्रेम फ्रेम क्लोज करेंगे तो कनेक्शन बंद करने का कोड लिख देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट में आपको समझाऊं तो ये है कि हमारे प्रोजेक्ट में हमने 2 टेक्नोलॉजीज को मिक्स कर दिया है।
अगर आपको लग रहा है सर कौन सी दो टेक्नोलॉजीज, आप बताइए। आपने जीयूआई के लिए स्विंग यूज करा है? यस। और आपने डेटाबेस से बात करने के लिए जेडीबीसी यूज करी है? यस। और आपने इन दोनों को उठाकर एक ही सिंगल फ्रेम के अंदर डाल दिया है। इसी फ्रेम में आप कनेक्शन ओपन कर रहे हैं, इसी फ्रेम के अंदर आप यूआई डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसी फ्रेम के अंदर आप एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं। इस अप्रोच में प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता हूं इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री क्यों इस अप्रोच के खिलाफ है। ये बताइए, क्या इस प्रोग्राम में एक ही फ्रेम लगेगा? ये जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें एक ही फ्रेम लगेगा? नहीं। ये फ्रेम जो आपने बनाया है, ये रिकॉर्ड ऐड करने का है। ऐसे आप बताइए, रिकॉर्ड अपडेट करने का भी एक फ्रेम होगा? होगा। रिकॉर्ड डिलीट करने का भी फ्रेम होगा? होगा। रिकॉर्ड सर्च करने का भी फ्रेम होगा? होगा। क्या हर फ्रेम को डेटाबेस से बात करनी होगी? जी हाँ, हर फ्रेम को डेटाबेस से बात करनी होगी। अब अगर हर फ्रेम को डेटाबेस से बात करनी होगी, तो हर फ्रेम में आप ड्राइवर लोड करेंगे और कनेक्शन ओपन करेंगे। सोचिए, आपके पास कितने डेटाबेसेस हैं? एक ही डेटाबेस है। तो अगर एक ही डेटाबेस है, तो पूरे प्रोजेक्ट में कनेक्शन कितने होने चाहिए? पूरे प्रोजेक्ट में कनेक्शन एक ही बार खुलना चाहिए, एक ही बार बंद होना चाहिए। कितनी बार ड्राइवर लोड होना चाहिए? ड्राइवर भी लोड होना चाहिए सिर्फ एक बार। लेकिन आपके प्रोग्राम में अगर 15 फ्रेम हुए, तो आप 15 बार कनेक्शन खोलेंगे और 15 बार ड्राइवर लोड करेंगे। आप मानते हैं दिस इज वेरी 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 इनएफिशिएंट, है ना? एक स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो प्रोग्राम के आउटपुट से मतलब है, आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जो आपकी अप्रोच है, जो आपका तरीका है, वो इंडस्ट्री कभी रिकमेंड नहीं करती। इसलिए हमें हमेशा कहा जाता है, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएं, अपने प्रोजेक्ट में ये जो जीयूआई वाला पार्ट है, इसको अलग कर दें, और ये जो जेडीबीसी वाला पार्ट है, इसको अलग कर दें। इसका दूसरा बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूं। ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कोई आपकी टीम में ऐसा मेंबर हो जिसे जीयूआई ना आता हो? ऐसा पॉसिबल है ना? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जीयूआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लोग नहीं पढ़ते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स मिलेंगे जावा में, जिन्होंने कभी स्विंग पढ़ी नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं है डेस्कटॉप से। क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेशन जावा में कौन सी बनती है? वेब एप्लीकेशन। तो वो जीयूआई वेब पे करके आते हैं, उन्हें स्विंग नहीं पता है। आप सोचिए, अगर किसी को स्विंग नहीं पता है, तो वो आपके इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? क्योंकि आपने तो सारी कोडिंग फ्रेम में डाली हुई है। लेकिन सोचिए, अगर आप जेडीबीसी का कोड अलग कर देते हैं, तो जिस बंदे को स्विंग नहीं भी आता है, वो जेडीबीसी वाला पार्ट हैंडल कर लेगा। क्योंकि अगर आपने जेडीबीसी अच्छे से पढ़ी है, तो आप बताइए, जेडीबीसी में जितने स्टेप्स थे, सारे स्टेप्स आपको यहां भी दिख रहे हैं। बिना स्विंग के भी आप ड्राइवर लोड करते थे, कनेक्शन ओपन करते थे, डेटाबेस से कम्युनिकेट करते थे, और स्विंग में भी आप वही कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट किस में डिवाइड होता है? प्रोजेक्ट डिवाइड होता है मल्टीपल लेयर्स में। आपको कभी भी प्रोजेक्ट खिचड़ी की तरह एक सिंगल फ्रेम में नहीं बनाना होता। ये इंडस्ट्री आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती है। आप सुनिए, बस 10 मिनट और मैं आपको कहानी सुना दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए प्रोजेक्ट बनाने का सही तरीका क्या है, और अगले लेक्चर में हम उस सही तरीके पे बात करें। व्हाट इज द रिकमेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स, एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो मैंने आपसे कहा, जब भी आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को किस में डिवाइड करते हैं? जल्दी बोलिए। आप अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। इन लेयर्स को लेयर्स भी बोलते हैं, इन लेयर्स को टीयर्स भी बोलते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा 2 टीयर आर्किटेक्चर, 3 टीयर आर्किटेक्चर, N टीयर आर्किटेक्चर। और आपने अभी, अपन ने जो अभी प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट कितनी लेयर्स में डिवाइडेड था? आप मानते हैं हमने सारा कुछ एक ही फ्रेम में कर दिया था, तो हमारा प्रोजेक्ट तो 1 टीयर आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट है? यस और नो? तो इंडस्ट्री कहती है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं, अपने प्रोजेक्ट को मिनिमम आप 3 लेयर्स में डिवाइड करें। कितनी लेयर में डिवाइड करना है? मिनिमम 3 लेयर में आपको डिवाइड करना है। इन 3 लेयर में से जो पहली लेयर होती है, वो आपकी फ्रंट एंड लेयर होती है। फ्रंट एंड का मतलब मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। फ्रंट एंड का मतलब आपका जीयूआई। अब अगर आप कोर जावा पढ़ रहे हैं, तो ये जीयूआई किस में होगा? अगर आप कोर जावा पढ़ रहे हैं, तो ये जीयूआई आपका स्विंग में होगा। और अगर आप जेडब्ल्यू पढ़ते, तो ये जीयूआई किस में होता? ये जीयूआई होता HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। कोई भी आप जावा की ब्रांच यूज करें, जो जीयूआई वाला पार्ट है, उसे आप सेपरेट डिजाइन करेंगे। तो अब हम फ्रेम को अलग कर देंगे। यस, अब हम फ्रेम को अलग कर देंगे। जितना यूजर से इनपुट लेने का कोड है, जितना यूजर से इंटरेक्शन वाला कोड है, वो सारा का सारा कोड किसमें जाएगा? वो जाएगा फ्रंट एंड लेयर में। और याद रखिएगा, हर लेयर के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट में बनाना है अलग पैकेज।
सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बात? हर लेयर के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट में बनाना है अलग से पैकेज। मैंने अभी एक ही पैकेज बनाया था ना सचिन, और सब कुछ उसी में डाल दिया था। वो सही तरीका नहीं है। आपको अलग अलग लेयर के लिए बनाने चाहिए अलग अलग पैकेजेस। तो गौर कीजिए, जो फ्रंट एंड के लिए पैकेज बनता है उसमें आपकी एप्लीकेशन का नाम आता है और डॉट करके GUI आता है। तो बताइए जरा, हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है? हमारी एप्लीकेशन का नाम है EMP मैनेजमेंट। तो हमारे पैकेज का नाम क्या होना चाहिए? हमारे पैकेज का नाम हम रखेंगे EMP management.GUI। राइट, इसके अंदर हम क्या रखेंगे? इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के जे फ्रेम्स रखेंगे। और अगर ये एडवांस जावा होती तो, अगर ये एडवांस जावा होती तो आप इस GUI के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करते अपने HTML और CSS और JS के पेजेस। बट क्योंकि अभी एडवांस पे बात नहीं करनी है, इसलिए अपन फोकस करते हैं कोर पे। तो जो भी आपका स्विंग का पार्ट होगा वो सारा किस में चला जाएगा? वो सारा चला जाएगा इस GUI नाम के पैकेज में। पहली चीज जो आपको करनी है वो ये। और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। यस, जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले जो क्लास एग्जीक्यूट होगी वो यही वाली होगी जो GUI पैकेज के अंदर से आएगी। फाइन। GUI पैकेज बनाने के बाद जो आप अगला पैकेज बनाएंगे वो आप बनाएंगे उन क्लासेस का, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, उन क्लासेस का जो डेटाबेस से इंटरैक्ट करेंगी, जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगी। अब बताइए, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का मतलब SQL क्वेरीज फायर करना होता है? यस, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का मतलब SQL क्वेरीज फायर करना होता है। आपने अपने इस प्रोजेक्ट में SQL क्वेरी फायर की थी? यस, आपने 2 SQL क्वेरी फायर की थी, एक इंसर्ट और एक सेलेक्ट। आपने सारी क्वेरी फ्रेम में फायर की थी? यस, आपने सारी क्वेरी फ्रेम से की थी। नहीं करना चाहिए, हरगिज नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आपको एक सेपरेट क्लास बनानी चाहिए, जिस क्लास के अंदर आपको अपना डेटाबेस इंटरैक्शन का कोड लिखना चाहिए। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं कि इन क्लासेस को जावा के प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाम मिला हुआ है। आज से मैं इस नाम से आपसे बात करूंगा। और इन क्लासेस को जावा की दुनिया में बोलते हैं डाउ क्लासेस। डाउ का फुल फॉर्म होता है D फॉर डेटा, A फॉर एक्सेस, O फॉर ऑब्जेक्ट। सवाल आता है कितनी डाउ क्लासेस हमारे प्रोजेक्ट में बननी चाहिए? तो जवाब है उतनी डाउ क्लासेस बननी चाहिए जितने आपके पास टेबल्स हैं। सुनो ध्यान से मेरी बात, उतनी डाउ क्लासेस बननी चाहिए जितनी आपके पास टेबल हैं। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में कितनी टेबल हैं जो हम अभी बना रहे हैं? इस प्रोजेक्ट में एक टेबल है तो एक डाउ होगी। लेकिन जो हमारा अगला मेन प्रोजेक्ट है उसमें 4 टेबल्स बनेंगी। तो कितनी डाउ बनाओगे? 4 टेबल बनेगी तो आप 4 डाउ बनाओगे। सो नंबर ऑफ डाउ इज इक्वल टू नंबर ऑफ, कंप्लीट करो, नंबर ऑफ डाउ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेबल्स यूज्ड इन अ प्रोजेक्ट। राइट, जो आपसे पहले वाला बैच था उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उनके प्रोजेक्ट में 7 टेबल्स थी, तो उन्होंने 7 डाउ क्लासेस बनाई थी। आपके प्रोजेक्ट में 4 टेबल्स हैं तो आप बनाएंगे 4 डाउ क्लासेस। ये जो मिनी प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें एक टेबल है तो कितनी डाउ बनेगी? एक डाउ बनेगी। अब सवाल आता है इस डाउ के अंदर हम कितने मेथड्स बनाएंगे? तो जावा कहती है, इंडस्ट्री कहती है, डाउ में आप हर तरीके के डेटाबेस इंटरैक्शन का एक मेथड बनाएंगे। तो इमेजिन करिए हमें अपनी एम्प्लॉय एप्लीकेशन में 4 काम करने हैं। नॉर्मली किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन में 4 काम होते हैं। यस, नॉर्मली 4 काम होते हैं। एक होता है रिकॉर्ड ऐड करना, एक होता है रिकॉर्ड डिलीट करना, एक होता है रिकॉर्ड अपडेट करना, और एक होता है रिकॉर्ड सेलेक्ट करना। इन चारों को कलेक्टिव वे में दुनिया में क्रूड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? क्रूड। सी का फुल फॉर्म, सी माने क्रिएट करना यानी रिकॉर्ड ऐड करना। आर का फुल फॉर्म रीड, रीड माने सेलेक्ट करना। यू का फुल फॉर्म अपडेट, और डी का फुल फॉर्म डिलीट करना। तो आपको कई बार ऐसा भी होगा कि आप प्रोजेक्ट का इंटरव्यू फेस करें और आपसे इंटरव्यूअर बोले आपने क्रूड एप्लीकेशन बनाई है। जब वो पूछेगा आपसे क्रूड एप्लीकेशन बनाई है, ये सबसे सिंपल एप्लीकेशन होती है। जैसे हम वाइल लूप में फैक्टोरियल को एक सिंपल सा प्रोग्राम मानते हैं ना, इफ एल्स में इवन ऑड को एक सिंपल सा प्रोग्राम मानते हैं ना, ऐसे प्रोजेक्ट लेवल पे सबसे सिंपल प्रोजेक्ट माना जाता है क्रूड एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट। तो अगर आपकी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी को टेस्ट करनी है तो वो आपसे क्रूड प्रोजेक्ट पे बात करेगा। वो आपसे बोलेगा आपने क्रूड एप्लीकेशन बनाई है, आप बोलेंगे यस बनाई है। फिर वो पूछेगा आपने एप्लीकेशन का डिजाइन कैसे करा, तो आपको समझाना होगा मैंने अपनी एप्लीकेशन को अलग अलग लेयर्स में ब्रेक करा। जितना यूआई था वो मैंने डाला फ्रंट एंड लेयर में, और जितना बैकएंड से रिलेटेड काम था वो किस में डाला? वो डाला मैंने डाउ नाम के पैकेज में। और डाउ नाम के पैकेज में कितनी क्लासेस बनाई? तो आपके पास जितनी टेबल है उतनी क्लासेस, और कितने मेथड किसी भी क्लास में?
जितनी फंक्शनैलिटी ऑफर करनी है उतने आपको देने पड़ेंगे मेथड। इज इट क्लियर? वेरी गुड। ये हुआ आपका सेकेंड वाला पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डाउ क्लास है, इसे डेटाबेस से बात करने से पहले कनेक्शन और ड्राइवर की जरूरत है। हाँ जरूरत है। अब ये बताइए, अगर मैं कनेक्शन डाउ में बनाने लगूं तो कहानी फिर वहीं आ जाएगी ना, बैक टू स्क्वायर वन। क्योंकि अगर 4 डाउ होंगी तो 4 जगह कनेक्शन बनेगा। पूरे प्रोजेक्ट में कनेक्शन एक ही जगह बनना चाहिए। यस, पूरे प्रोजेक्ट में कनेक्शन एक ही जगह बनना चाहिए। इसलिए हम कनेक्शन ओपन क्लोज करना और ड्राइवर लोड करना, ये काम आप मानते हो आपको प्रोजेक्ट में एक बार करने। कनेक्शन ओपन करना, कनेक्शन क्लोज करना, ड्राइवर लोड करना, ये काम आप मानते हैं आपको एक ही बार करने। तो ये काम ना हम डाउ में करते हैं ना हम फ्रेम में करते हैं। ये काम कहां करे जाते हैं? ये काम करे जाते हैं एक और पैकेज में, एक और क्लास में, जिसको हम लोग बोलेंगे डीबी यूटिल। ये पैकेज का नाम है, क्लास का नाम आप डीबी यूटिल रख सकते हैं। कुछ लोग क्लासेस का नाम डेटाबेस रखते हैं, जो भी आपको रखना है। राइट, तो आप अपन अपनी क्लास का नाम रखा करेंगे डीबी यूटिल। कुछ लोग इस क्लास का नाम डीबी कनेक्शन भी रखना पसंद करते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये आप क्लास का नाम देंगे और ये क्लास सिर्फ 3 काम करेगी। 3 के अलावा कोई चौथा काम इससे मत करवाइएगा। समझ आ रहा है कौन कौन से 3 काम? नंबर 1, ये ड्राइवर को लोड करेगी। नंबर 2, ये कनेक्शन को ओपन करेगी। नंबर 3, ये कनेक्शन को क्लोज करेगी। ये क्लास इन 3 के अलावा कुछ और करना नहीं जानती। और इस क्लास से जो कनेक्शन क्रिएट होगा वो डाउ यूज करेगी। यस, और सारी डाउ को ये कनेक्शन अवेलेबल होगा। यस, जितनी डाउ हैं आपके पास, डाउ 1, डाउ 2, डाउ 3, डाउ 4, जितनी डाउ हैं सब इसी कनेक्शन को करेंगी यूज। तो कनेक्शन कितनी बार खुलेगा? कनेक्शन एक बार खुलेगा। कनेक्शन कितनी बार बंद होगा? कनेक्शन एक बार बंद होगा। अब सुनिए प्रोजेक्ट का लास्ट पार्ट। ये बताइए, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में यूजर डेटा भरेगा? यस भरेगा। ये डेटा अब आपको डाउ को देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो डेटाबेस से इंटरैक्ट डाउ करेगी ना, इंसर्ट क्वेरी तो आप डाउ में चलाओगे आप। तो जब ये डेटा आप डाउ को पास करोगे तो कैसे करोगे? तो आप मुझे बोल सकते हो सर आर्गुमेंट के तौर पे पास करेंगे। मैं बोलूंगा अच्छा कितने आर्गुमेंट लेगा डाउ का मेथड? आप मुझे बोलोगे सर यहां जितने डेटा दिख रहे हैं उतने आर्गुमेंट लेगा। अभी बताइए, इस प्रोग्राम में आपकी टेबल में 3 फील्ड्स हैं। क्या ऐसा हो सकता था कि आपकी टेबल में 10 फील्ड हो? आप बताओ, क्या ऐसा हो सकता था कि आपके टेबल में 10 कॉलम हो सकता था? तो क्या आप 10 आर्ग्यूमेंट वाला मेथड बनाते? क्या ये सही रहता कि आप डाउ के मेथड को 10 पैरामीटर पास कर रहे हो? दिस इज रबिश। तो फिर इंडस्ट्री रिकमेंड करती है कि जब भी डाउ को आप डेटा पास करोगे, आप वो डेटा एक ऑब्जेक्ट में फिल करके पास करोगे। यानी ये सारा डेटा पहले किस में भरा जाएगा? एक ऑब्जेक्ट में भरा जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट किसको पास करा जाएगा? ये ऑब्जेक्ट पास करा जाएगा डाउ को। तो दिमाग लगाइए, डाउ के मेथड कितने पैरामीटर में चल जाएंगे? एक पैरामीटर में चल जाएंगे, क्योंकि सब कुछ एक ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर डेटा लेकर जाएगा, यही काम है ना इसका, डेटा लेकर जाना। ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन प्रोजेक्ट्स की दुनिया में, जावा के वर्ल्ड में नाम देते हैं पोजो ऑब्जेक्ट। कुछ लोग इसी को नाम देते हैं डीटीओ ऑब्जेक्ट। कुछ लोग इसी को नाम देते हैं बिजनेस ऑब्जेक्ट। कुछ लोग इसी को नाम देते हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट। इन सब के नामों का मतलब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सबसे पॉपुलर नाम इसका होता है पोजो। पोजो का फुल फॉर्म होता है, नीचे दिख रहा होगा आपको बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे। पोजो का फुल फॉर्म होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। इसको ऐसा नाम क्यों मिला? क्योंकि एक सिंपल सी क्लास होती है। सुन रहे हैं ध्यान से आप मेरी बात? ये एक सिंपल सी क्लास होती है जो ना किसी को इनहेरिट करती है ना किसी को इंप्लीमेंट करती है, इसलिए इसको बोला गया है प्लेन। ओल्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जावा की उन दिनों की क्लासेस के आर्किटेक्चर को फॉलो करती है जब जावा मार्केट में पहली बार आई थी, इसलिए ये सिंपल सी जावा क्लास है। तो इस क्लास के अंदर क्या रखा जाता है? इस क्लास के अंदर सिर्फ रखी जाती है 3 चीजें। नंबर 1, आपकी फील्ड में, आपकी टेबल में जितने कॉलम्स हैं उतने इसके अंदर रखेंगे आप डेटा मेंबर। डेटा मेंबर को क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर को बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर। तो इसके अंदर उतने रहेंगे इंस्टेंस मेंबर। नंबर 2, इसके अंदर रहेंगे सेटर, पढ़े हैं जावा में सेटर। और नंबर 3, इसके अंदर रहेंगे गेटर। राइट, आ रहा है समझ? तो आप बताइए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो पोजो बनेगी, ये वाला प्रोजेक्ट जो अभी हम बना रहे हैं, उसमें कितनी पोजो बनेगी? तो जवाब है 1 पोजो बनेगी। राइट, 1 पोजो क्यों बनेगी? क्योंकि आपके पास एक टेबल है। 4 टेबल होती तो
4 टेबल होती तो 4 पोजो बनती। हमारी पोजो के अंदर कितने डेटा मेंबर रखेंगे? हमारी पोजो के अंदर हम 3 डेटा मेंबर रखेंगे, क्योंकि टेबल में 3 कॉलम्स हैं, राइट। हर कॉलम एक इंस्टेंस मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारी पोजो के अंदर कितने सेटर और कितने गेटर होंगे? तो आप बोलेंगे 6। 3 सेटर होंगे, 3 गेटर होंगे। 3 सेटर करेंगे इंस्टेंस मेंबर को इनिशियलाइज, 3 गेटर्स करेंगे इनकी वैल्यू को फेच करके रिटर्न। ये होगी हमारा चौथा पैकेज, और इस चौथे पैकेज को हम लोग बोलते हैं पोजो। पोजो के अलावा इसको डीटीओ भी बोलते हैं। डीटीओ का फुल फॉर्म होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। डेटा ट्रांसफर क्यों बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि ये डेटा कैरी करती है। तब आप बताइए, फ्रेम और डाउ के बीच में कौन सी क्लास है जो डेटा लेकर जाएगी? फ्रेम और डाउ के बीच में पोजो क्लासेस डेटा को ट्रांसफर करने का काम करेंगी। तो अब मैं आपसे टेक्निकल भाषा में बात करा करूंगा अगले हफ्ते से, आप मेरी वोकैबुलरी समझ जाएंगे। अब मैं बोलूंगा डाउ बनाओ, डाउ में जाकर ये करके आओ, ये पोजो बनाओ, पोजो को चेंज करो, समझ जाएंगे किन क्लासेस की बात हो रही है। और ये पूरी थ्योरी को मैंने एक डायग्राम में भी कन्वर्ट करा है, ताकि आप अच्छे से इस डायग्राम को देखकर समझ पाएं किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट में इनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये आपके प्रोजेक्ट का लुक एंड फील है। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट एंड है, जल्दी बोलिए। यस, ये आपके प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में जितना भी डेटा कैप्चर होगा वो फ्रंट एंड पोजो को देगा। यस, वो फ्रंट एंड पोजो को देगा। एंड वाया पोजो वो किसको पास करेगा? वाया पोजो वो ये डेटा पास करेगा, वेरी गुड, डाउ को। ये डेटा पास होगा डाउ को, डाउ इसको डाल देगी डेटाबेस में। ओके, डाउ जब डेटाबेस से कुछ निकालेगी तो फ्रेम को कैसे देगी? तो जवाब है पोजो के थ्रू देगी। डाउ पूरा डेटा टेबल से उठाएगी, किसके अंदर भर देगी? पोजो के अंदर भर देगी, और पोजो को रिटर्न कर देगी फ्रेम को। फ्रेम उसे स्क्रीन के ऊपर कर देगा शो। ठीक है, और डिटेल इंटरेक्शन नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखेगा। ये और ज्यादा डिटेल डायग्राम है। यहां पर ये जो आप क्लाइंट देख रहे हैं ये कौन है? तो क्लाइंट हमारा जीयूआई है, हमारा फ्रंट एंड है, राइट। क्लाइंट यानी फ्रंट एंड इंटरैक्ट करेगा डाउ क्लासेस से। नोटिस करिए ये डाउ क्लासेस हैं, लेकिन इससे पहले कि फ्रंट एंड डाउ से बात करे, उसे डेटा किसके अंदर रखना पड़ेगा? डेटा रखना पड़ेगा पोजो के अंदर। तो फ्रंट एंड पोजो यूज करके डेटा फिल करेगा, ये पोजो डाउ को देगा। डाउ इस पोजो की मदद से डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगी, डेटाबेस कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा। जो डेटाबेस रिजल्ट रिटर्न करेगा वो डाउ रिटर्न कर देगी क्लाइंट को इन द फॉर्म ऑफ पोजो। समझ में आ गई आपको चारों पैकेजेस? लेयर कितनी है हमारे प्रोजेक्ट में? लेयर है 3। और पैकेज कितने हैं? पैकेज हैं 4। पैकेज 4 इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास 4 तरह की क्लासेस हैं। एक वो क्लासेस हैं जो सिर्फ यूआई पे काम करेंगी। तो आप मुझे बताइए, कल को मैं बोलूंगा फ्रेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करो, देखिए इस लेयर्ड आर्किटेक्चर का बेनिफिट क्या है। फ्रेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करो, ऐसा करने के लिए आपको डाउ पोजो को छेड़ना पड़ेगा, डाउ पेजो को मैनिपुलेट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, उसे टच भी नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ भी यूआई पे करना है आपको फ्रेम पे करना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये संभावना है कि कल को आपका प्रोजेक्ट ओरेकल की जगह माइस्क्यूएल में कन्वर्ट करना पड़े? यस, पूरी पूरी संभावना है। कल को आप कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ओरेकल ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, अपन फ्री डेटाबेस यूज करेंगे, अपन माइस्क्यूएल यूज करेंगे। क्या आप चाहेंगे माइस्क्यूएल के लिए आप पूरा प्रोजेक्ट फिर से बनाएं? नहीं। तो आप सिर्फ चेंज कहां करेंगे? नहीं, डाउ में भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ डीबी यूटिल में चेंज करेंगे। आप सोचिए, टेबल तो वही बनाएंगे ना आप माइस्क्यूएल में भी जो ओरेकल में है। बताइए, टेबल के नाम, कॉलम के नाम सब वही रखेंगे ना। तो डाउ को क्या फर्क पड़ रहा है कि इंटरेक्शन माइस्क्यूएल से हो रहा है कि इंटरेक्शन ओरेकल से हो रहा है? डाउ का टेबल से इंटरेक्शन कनेक्शन करवाएगा ना। और कनेक्शन कहां क्रिएट हो रहा है? क्या कनेक्शन डाउ में क्रिएट हो रहा है? नहीं, कनेक्शन क्रिएट हो रहा है डीबी यूटिल में। तो चेंज कहां करोगे? चेंज करोगे आप सिर्फ डीबी यूटिल में, जहां कनेक्शन ओपन और ड्राइवर लोड करने का आपने कोड लिखा है। तो हल्का सा चेंज पूरे प्रोजेक्ट को ओरेकल से माइस्क्यूएल पे शिफ्ट कर देगा। यस, हल्का सा चेंज पूरे प्रोजेक्ट को ओरेकल से शिफ्ट कर देगा माइस्क्यूएल पे। इसलिए इंडस्ट्री रिकमेंड करती है कि आप लेयर्ड अप्रोच पे काम करें। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ? ठीक है, अब ये जो मिनी एप्लीकेशन है, हमें इस एप्लीकेशन को डिजाइन करना है। आपको होमवर्क के तौर पे मैं इसके कुछ फ्रेम्स दे रहा हूं, तो गौर करिए। इस मिनी एप्लीकेशन को जो हम बनाने जा रहे हैं, ये है हमारा कंप्लीट मिनी एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट, राइट। इस एप्लीकेशन में कितने फ्रेम है टोटल? 6 फ्रेम्स है टोटल, राइट। इन 6 में से जो पहला वाला फ्रेम है वो तो बहुत ही सिंपल है, बना लेंगे ये फ्रेम आप, जिसमें यूजर को आप चॉइसेस ऑफर करेंगे। जो एक्चुअल काम करने वाले फ्रेम है वो है आगे के 5 फ्रेम।
इन 5 में से याद रखिएगा 3 फ्रेम मैं आपको करवाऊंगा और 2 फ्रेम आप पूरा पूरा खुद हैंडल करेंगे। समझ आ रहा है? 3 फ्रेम की कोडिंग पूरी मैं करवाऊंगा आपको। और आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आप 2 फ्रेम तो बना लेंगे, बट आप मानते हैं इन 2 फ्रेम को कनेक्ट भी करना होगा आपको। जैसे जब मैं यहां ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा एज अ यूजर, तो आप मानते हैं फिर ये वाला फ्रेम खुलना चाहिए, ऐड एम्प्लॉय वाला फ्रेम। तो अगले लेक्चर में आप ये भी सीखेंगे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को कनेक्ट कैसे करा जाता है, कि पहले फ्रेम पे बटन क्लिक करे तो दूसरा फ्रेम ओपन हो जाए। वो भी आप अगले लेक्चर में सीखेंगे। बट उसके लिए मैं ये फाइल आपसे शेयर करूंगा, याद से आप ये यूआई बना के रख लीजिएगा। बना लेंगे? ठीक है, ये यूआई बना लीजिएगा और अगले लेक्चर में अपन इस लेयर्ड आर्किटेक्चर पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये वर्ड फाइल शेयर करूंगा, मैं आप लोगों से थ्योरी पूरी शेयर करूंगा, उसे पढ़ के आइएगा। तो हम अगले लेक्चर में ऑप्शन फ्रेम और ऐड एम्प्लॉय फ्रेम पे काम करना स्टार्ट करेंगे। करेक्ट? बाय बाय, टेक केयर।